चैप्टर्स 64, 16 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 64, कास्टरवेज की तलाश में, चैप्टर 16, दो आग के बीच, भाग 2, इकिरांगी माउंट, जिसे राइट साइड में छोड़ दिया गया था, और हाडी माउंट, जिसकी चोटी लेफ्ट साइड में 3700 फीट की ऊंचाई पर थी। इन दोनों के बीच का सफर बहुत ही पेनफुल और टफ हो गया था। वहां लगभग 10 मील के रास्ते में एक ऐसा मैदान फैला था जो पूरी तरह सपल जैक नाम के फ्लेक्सिबल पौधों से भरा हुआ था, जिन्हें सही मायनों में दम घोटने वाली लताएं यानी लियान्स एटुफॉन्ट कहा जाता था। हर एक कदम पर हाथ और पैर उनमें उलझ जाते थे और ये बैलें एकदम खतरनाक सांपों की तरह शरीर पर अपने कसैले घेरे कस लेती थी। पूरे 2 दिनों तक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ना पड़ा और इस 100 सिर वाले हाइड्रा जैसी बला से यानी उन परेशान करने वाली और जिद्दी बेलों से लड़ना पड़ा, जिन्हें पागानल्स खुशी खुशी ज़ोफाइट्स की कैटेगरी में रख देते। वहां उन मैदानों में शिकार करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था और शिकारियों ने अपना रोज का हिस्सा लाना बंद कर दिया था। खाने पीने का सामान एकदम खत्म होने की कगार पर था, जिसे रिफ्रेश या रिन्यू करने का कोई सीन नहीं था। पानी बिल्कुल नहीं बचा था और थकावट की वजह से जो प्यास बढ़ गई थी उसे बुझाने का कोई रास्ता नहीं था। उस टाइम ग्लेनार्वन और उनकी टीम की हालत बहुत ही दर्दनाक और भयानक हो गई थी और ऐसा लगा कि लाइफ में पहली बार उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और हिम्मत उनका साथ छोड़ने वाली है। आखिरकार बिना ठीक से चले, बस जमीन पर घसीटते हुए, अपनी बॉडी के अंदर बचे हुए सिर्फ जीने की जिद और सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट के सहारे वे पैसिफिक ओशन के किनारे लॉटिन पॉइंट तक पहुंच ही गए। उस जगह पर कुछ वीरान झोपड़ियां दिखाई दी जो हाल ही में जंग में तबाह हुए एक गांव के खंड थे। सुनसान खेत पड़े थे और हर तरफ लूटपाट और आगजनी के निशान साफ नजर आ रहे थे। लेकिन यहां किस्मत इन बेचारे मुसाफिरों के लिए एक और नया और खतरनाक इम्तहान लेकर बैठी थी। वे समंदर के किनारे किनारे घूम ही रहे थे कि तट से 1 मील की दूरी पर इंडिजिनस लोगों, आदिवासियों का एक दस्ता अचानक सामने आ गया, जो अपने हथियार लहराते हुए उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। समंदर से घिरे होने की वजह से ग्लेनार्वन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वे फाइट करने की तैयारी कर ही रहे थे कि जॉन मैंगल्स जोर से चिल्लाए, एक डोंगी! एक डोंगी! सच में 20 कदम की दूरी पर 6 चप्पुओं वाली एक डोंगी पिरोग किनारे पर फंसी हुई थी। उसे पानी में उतारना, झटपट उसमें कूदकर बैठ जाना और उस खतरनाक किनारे से भाग निकलना, ये सब कुछ सेकंड्स का ही खेल था। जॉन मैंगल्स, मैकनेब्स, विल्सन और मुलरेडी तुरंत चप्पुओं पर बैठ गए। ग्लेनार्वन ने कमान संभाली और स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। दोनों औरतें, ओल्बिनेट और रॉबर्ट, उनके पास ही लेट गए। 10 मिनट के अंदर ही वो डोंगी तट से 1/4 मील दूर समंदर में पहुंच चुकी थी। समंदर एकदम शांत था। भागे हुए लोग एकदम गहरे सन्नाटे में थे। हालांकि जॉन तट से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे और किनारे के साथ साथ आगे बढ़ने का ऑर्डर देने ही वाले थे कि अचानक उनका चप्पू उनके हाथों में रुक गया। उन्होंने ठीक उसी वक्त 3 डोंगियों को लॉटिन पॉइंट से निकलते हुए देख लिया था, जिनका साफ इरादा उनका पीछा करने और उन्हें घेरने का था। समंदर में भागो! समंदर में भागो! वे चिल्लाए। इससे तो अच्छा है कि हम इन लहरों में ही डूब जाएं। चारों रोअर्स, चप्पू चलाने वालों, ने मिलकर उस डोंगी को पूरी ताकत से भगाया और वह फिर से खुले समंदर की तरफ निकल पड़ी। आधे घंटे तक तो वे अपनी दूरी बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन बेचारे मुसाफिर पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और बाकी की तीनों डोंगियां तेजी से उनके करीब आने लगी। उस टाइम उनके बीच मुश्किल से 2 मील का फासला बचा था। इसका मतलब साफ था कि आदिवासियों के अटैक से बचने का अब कोई चांस नहीं था, जो अपने लंबे लंबे राइफल्स लेकर फायर करने की फुल तैयारी कर चुके थे। उस वक्त ग्लेनार्वन क्या कर रहे थे? डोंगी के पिछले हिस्से में खड़े होकर वे समंदर के उस पार किसी ऐसी मदद की तलाश कर रहे थे जो शायद सिर्फ एक वहम हो। वे आखिर क्या उम्मीद कर रहे थे? वे क्या चाहते थे? क्या उन्हें किसी अनहोनी का पहले से ही एहसास हो गया था? अचानक उनकी आंखें चमक उठी और उनका हाथ स्पेस में एक पॉइंट की तरफ उठ गया। एक जहाज! वे चिल्लाए, मेरे दोस्तों, एक जहाज! खींचो! जोर लगाकर चप्पू चलाओ! चारों में से किसी भी रोअर ने पीछे मुड़कर उस अनएक्सपेक्टेड जहाज को देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि चप्पू का एक भी झटका मिस करना खतरे से खाली नहीं था। सिर्फ पागानल्स ने खड़े होकर अपनी लॉन्ग ट्यूब दूरबीन उस पॉइंट पर साध दी। हाँ, उन्होंने कहा, एक जहाज, एक स्टीमर! वो फुल स्टीम से भाप बना रहा है, वह हमारी तरफ आ रहा है। शाबाश मेरे साथियों, हिम्मत रखो! भाग रहे लोगों में एक नई एनर्जी आ गई और अगले आधे घंटे तक अपनी डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो स्टीमर अब और ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा था। उसके कपड़ों, पालों से खाली दोनों मास्ट्स और उसकी काली धुएं के बड़े बड़े गुबार साफ नजर आ रहे थे। ग्लेनार्वन ने स्टीयरिंग रॉबर्ट के हाथ में सौंप दी और खुद उस ज्योग्राफर की दूरबीन लेकर जहाज के हर एक मूवमेंट पर नजर रखने लगे। लेकिन जरा सोचिए कि जॉन मैंगल्स और उनके साथियों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने लॉर्ड के चेहरे की नसें सिकुड़ती देखी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो दूरबीन उनके हाथों से छूटकर गिर गई।
सिर्फ एक ही शब्द ने उनके इस अचानक छाए हुए गहरे डर और मायूसी की वजह साफ कर दी। डंकन। ग्लेनार्वन चीख पड़े, डंकन और वो क्रिमिनल्स, कैदी। डंकन। जॉन चिल्लाए और उन्होंने तुरंत अपना चप्पू छोड़ दिया और खड़े हो गए। हाँ, दोनों तरफ से मौत है, ग्लेनार्वन ने इतनी सारी परेशानियों से टूटकर फुसफुसाते हुए कहा। सच में वो वही याच यथ था, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। वही क्रिमिनल्स के क्रू वाला याच। मेजर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने आसमान की तरफ एक बद्दुआ छोड़ दी। ये सब बर्दाश्त करने की हद से बाहर हो चुका था। हालांकि अब वो डोंगी पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी। उसे किधर ले जाया जाए, कहाँ भागा जाए? क्या आदिवासियों और इन क्रिमिनल्स के बीच कोई चॉइस बची थी? सबसे पास वाली आदिवासी बोट से एक गोली चली और वो गोली आकर सीधे विल्सन के चप्पू पर लगी। चप्पुओं की कुछ झटकों भरी वार से उस डोंगी को वापस डंकन की तरफ मोड़ा गया। वो स्टीमर फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था और अब आधे मील की दूरी पर ही था। चारों तरफ से घिर चुके जॉन मैंगल्स को समझ नहीं आ रहा था कि वे बोट को किस तरफ मोड़ें, कहाँ भगाएं। दोनों बेचारी औरतें घुटनों के बल बैठकर पूरी तरह हिम्मत हारकर भगवान से दुआ कर रही थी। आदिवासी लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और डोंगी के चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी। उसी सेकंड एक धमाकेदार आवाज गूंजी और याच की तोप से निकला हुआ एक गोला उन भागते हुए लोगों के सिर के ऊपर से गुजर गया। वे लोग, जो दो तरफा आग के बीच फंसे हुए थे, डंकन और आदिवासी डोंगी के बीचों बीच बेबस खड़े रह गए। पागलपन की हद तक मायूस हो चुके जॉन मैंगल्स ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। वे उस डोंगी में छेद करके उसे डुबोने ही वाले थे, ताकि उनके बेचारे साथी इन सब के साथ समंदर में समा जाएं। तभी रॉबर्ट की एक चीख ने उन्हें रोक दिया। टॉम ऑस्टिन! टॉम ऑस्टिन! वह बच्चा चिल्लाया। वो बोर्ड पर है, मैं उसे देख रहा हूं। उसने हमें पहचान लिया है। वह अपना हेड हिला रहा है। जॉन के हाथ में कुल्हाड़ी हवा में ही लटक गई। एक दूसरा गोला उनके सिर के ऊपर से सीटी बजाते हुए निकला और उसने पास की ही तीनों डोंगियों में से सबसे करीब वाली को बीच से चीरकर रख दिया, जबकि डंकन के ऊपर से जीत का एक जोरदार हुर्रे गूंज उठा। डाक और डरे हुए आदिवासी डर के मारे भाग खड़े हुए और वापस किनारे की तरफ भागने लगे। हमें बचाओ, टॉम, हमारे पास आओ, जॉन मैंगल्स ने एक दहाड़ती हुई आवाज में पुकारा। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वे दसों भागे हुए लोग, बिना ये समझे कि यह कैसे हुआ, बिना किसी बात की था पाए, पूरी तरह सेफ होकर डंकन के बोर्ड पर पहुंच चुके थे। स्टोरी और लॉर ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में ग्लेनार्वन और उनकी टीम न्यूजीलैंड के खतरनाक जंगलों और दलदलों को पार करके आखिरकार समंदर के किनारे तक पहुंच जाती है। वहां उन्हें आदिवासियों का सामना करना पड़ता है और बचने के लिए वे समंदर में एक छोटी डोंगी लेकर भागते हैं। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आदिवासियों के हमलों से बचते वे एक स्टीमर के सामने आ जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि उनका अपना ही चुराया हुआ जहाज डंकन निकलता है, जिस पर अब क्रिमिनल्स, कैदियों का कब्जा है। जब वे आदिवासियों की गोलियों और डंकन की तोपों के बीच फंसकर मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं, तभी अचानक टॉम ऑस्टिन बालकनी से दिख जाते हैं और वे उन्हें सेफली बचाकर जहाज पर ले लेते हैं। वॉट रियली हैपेंड। यहाँ सिचुएशन दो पार्टों के बीच पिसने वाली हो गई थी। एक तरफ जान के प्यासे आदिवासी और दूसरी तरफ उनके अपने ही जहाज पर कब्जा जमाए खतरनाक क्रिमिनल्स। ऑथर ने यहाँ सस्पेंस को पीक पर पहुंचा दिया था ताकि रीडर्स को लगे कि अब हीरोज का बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो टॉम ऑस्टिन और वफादार क्रू की वफादारी थी, उन्होंने आखिरी सेकंड में सिचुएशन को पलट दिया और साबित कर दिया कि उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में कोई सुपरनैचुरल मैजिक या पावर सिस्टम नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से जूल्स वर्न की क्लासिक सर्वाइवल एडवेंचर फिक्शन की दुनिया है, जहां ह्यूमन विल पावर, नेविगेशन स्किल्स, टैक्टिक्स और जहाजों की टेक्नोलॉजी ही मेन फैक्टर होती है। लो कनेक्शंस। ये चैप्टर सीधे तौर पर उपन्यास के पिछले हिस्से से जुड़ता है, जहां डंकन याच को धोखे से विलियम आयर और उसके साथियों क्रिमिनल्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा यह इस बात का सबूत है कि वफादार क्रू मेंबर जैसे टॉम ऑस्टिन अभी भी अंदर से वफादार हैं और उन्होंने पूरी तरह हार नहीं मानी है, जिससे आगे की कहानी का रुख बदल जाता है। चैप्टर एंड। चैप्टर 65 इन सर्च ऑफ द कास्टवेज। चैप्टर 17 परक्वाइलर डंकन क्रॉइसेट सुर ला कोट एस्ट द ला नूवेल पार्ट 1 ऑफ 2। चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर का सीन एकदम फिल्मी और इमोशनल है। जैसे ही लॉर्ड ग्लेनर्वन और उनके साथी डंकन यार्ड के डेक पर कदम रखते हैं, हवा गूंज उठती है पुरानी स्कॉटलैंड की धुनों से। एक पाइपर अपनी बैकपाइप फुलाकर मैकॉम क्लेन का नेशनल पीब्रोच बजाता है और दमदार हुरोहस के साथ लॉर्ड साहिब का स्वागत होता है। ग्लेनर्वन, जॉन मैंगल्स, पैगेनेल, रॉबर्ट और मेजर मैकनैब्स, सबकी आंखें नम हैं, सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये खुशी का पल है, बिल्कुल मैजिक जैसा। पैगेनेल तो खुशी से पागल हो रहा है। वह यार्ड पर इधर उधर कूद रहा है और अपनी दूरबीन से उन आखिरी नावों को निहार रहा है जो कोस्ट की तरफ लौट रही हैं।
लेकिन फिर माहौल एकदम से बदल जाता है। क्रू के मेंबर्स जब ग्लेनर्वन और उनके साथियों को देखते हैं, फटे हाल कपड़े, चेहरे पर थकान और हॉरर सफर की झायां, तो उनका जोश शांत पड़ जाता है। वे चमकते दमदार ट्रैवलर्स नहीं, बल्कि ऐसे स्पेक्ट्रस यानी साए लग रहे थे जो मौत के मुंह से वापस लौटे हों। 3 महीने पहले जो लोग उम्मीद के सहारे निकले थे, वो आज फेट यानी किस्मत के दम पर वापस आए हैं, वो भी ऐसी कमजोर और थकी हुई हालत में। फिर भी अपनी थकान और भूख प्यास भूलकर ग्लेनर्वन सीधे टॉम ऑस्टिन के पास पहुंचते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल है, डंकन, इस इलाके में आखिर कर क्या रहा है? ये बेन जॉयस के हाथ में क्यों नहीं गया? भगवान ने किस अजीब चमत्कार से इसे इन फ्यूजिटिव्स के रास्ते पर ला खड़ा किया? सारे सवाल एक साथ, बिना किसी वार्निंग के टॉम ऑस्टिन पर बरस पड़ते हैं। बेचारा बूढ़ा नाविक समझ नहीं पाता कि किसकी सुने। वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ लॉर्ड ग्लेनर्वन की सुनेगा और उन्हीं को जवाब देगा। ग्लेनर्वन पूछते हैं, लेकिन वो कन्विक्ट्स? टॉम, तुमने उन मुजरिमों का क्या किया? टॉम ऑस्टिन ऐसे देखता है जैसे उसे कुछ समझ ही ना आया हो। कन्विक्ट्स? कौन से कन्विक्ट्स? अरे वो लोग जिन्होंने याट पर अटैक किया था। कौन सा याट? आपके हुजूर का याट? हाँ भाई, डंकन, और वो बेन जॉयस जो बोर्ड पर आया था। टॉम कहता है, मैं किसी बेन जॉयस को नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा। ये सुनकर ग्लेनर्वन का दिमाग सुन्न हो जाता है। कभी नहीं देखा? तो फिर तुम मुझे बताओगे कि इस वक्त डंकन न्यूजीलैंड के कोस्ट पर क्या कर रहा है? टॉम ऑस्टिन बड़े शांत तरीके से जवाब देता है, डंकन यहां आपके हुजूर के ऑर्डर से ही क्रूज कर रहा है। मेरे ऑर्डर से? ग्लेनर्वन चीख पड़ता है, हाँ माय लॉर्ड, मैंने सिर्फ आपकी 14 जनवरी की चिट्ठी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। मेरी चिट्ठी? मेरी चिट्ठी? अब सारे के सारे 10 मुसाफिर टॉम ऑस्टिन को घेर लेते हैं और उसे घूरने लगते हैं। क्या स्नोवी रिवर से भेजी गई चिट्ठी सचमुच डंकन तक पहुंच गई थी? ग्लेनर्वन कहता है, चलो क्लैरिफाई करते हैं, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूं। तुम्हें चिट्ठी मिली, टॉम? हाँ, आपके हुजूर की चिट्ठी। मेलबर्न में? मेलबर्न में, जब मैं याट की रिपेयरिंग खत्म कर रहा था। और वो चिट्ठी? वो आपके हाथ से लिखी नहीं थी, लेकिन साइन आपके ही थे, माय लॉर्ड। बिल्कुल। वो चिट्ठी तुम्हारे पास एक कन्विक्ट लेकर आया था जिसका नाम बेन जॉयस है। नहीं, एक सेलर लेकर आया था जिसका नाम आर्थन था, ब्रिटानिया का क्वार्टर मास्टर। हाँ, आर्थन, बेन जॉयस, दोनों एक ही इंसान हैं। अच्छा, तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उसमें ऑर्डर था कि बिना देर किए मेलबर्न छोड़ो और ईस्ट कोस्ट पर आकर क्रूज करो। ग्लेनर्वन गुस्से और जोश में चीखता है, ऑस्ट्रेलिया के? टॉम अपनी आंखें बड़ी करके कहता है, ऑस्ट्रेलिया के? अरे नहीं, न्यूजीलैंड के। ग्लेनर्वन के बाकी साथी भी एक साथ चिल्लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, टॉम। ऑस्ट्रेलिया के? ये सुनते ही टॉम ऑस्टिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ग्लेनर्वन इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है कि टॉम को खुद पर शक होने लगता है कि क्या उसने कोई गलती कर दी? क्या उसने कोई ब्लंडर कर दिया? वो घबरा जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेडी हेलेना कहती है, संभलो टॉम, प्रोविडेंस यानी किस्मत ने शायद। टॉम कहता है, मैडम माफ कीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की। आर्थन ने भी चिट्ठी मेरे साथ पढ़ी थी और वो तो उल्टा मुझे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर ले जाना चाहता था। ग्लेनर्वन चौंक कर बोलता है, आर्थन? वही, उसने मुझे कहा था कि यह मिस्टेक है और आपने मुझे टूफोल्ड बे में मिलने के लिए बुलाया है। मेजर पूछता है, क्या तुम्हारे पास वो चिट्ठी है, टॉम? हाँ मिस्टर मैकनैब्स, मैं अभी लेकर आता हूं। ऑस्टिन अपने केबिन की तरफ भागता है। उस 1 मिनट की खामोशी में सब एक दूसरे को देखते हैं। मेजर मैकनैब्स अपने हाथ बांधकर पैगेनेल की तरफ देखता है और सीरियस होकर बोलता है, सच कहूं तो पैगेनेल, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा कांड है। ज्यामिति और भूगोल का ज्ञाता पैगेनेल, जिसकी पीठ झुकी हुई है और चश्मा माथे पर टंगा है, किसी जिगेंटिक क्वेश्चन मार्क की तरह खड़ा है। वो बस हूं बोलता है। ऑस्टिन वापस लौटता है। उसके हाथ में वही चिट्ठी है जो पैगेनेल ने लिखी थी और ग्लेनर्वन ने साइन की थी। टॉम कहता है, हुजूर, खुद पढ़ लीजिए। ग्लेनर्वन चिट्ठी हाथ में लेकर पढ़ता है। टॉम ऑस्टिन को ऑर्डर दिया जाता है कि बिना देर किए समंदर में उतरे और डंकन को 37 डिग्री लैटिट्यूड पर न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट पर ले जाए। पैगेनेल चिल्लाते हुए कूद पड़ता है, न्यूजीलैंड। वो ग्लेनर्वन के हाथ से चिट्ठी झपट लेता है, आंखें मलता है, चश्मा नाक पर ठीक करता है और खुद पढ़ता है, न्यूजीलैंड। उसका लहजा ऐसा होता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता और उसके हाथ से चिट्ठी फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ता है। वो मुड़कर देखता है तो सामने मेजर मैकनैब्स खड़े हैं। मेजर गंभीर आवाज में कहते हैं, चलो मेरे भाई पैगेनेल, शुक्र है कि तुमने डंकन को कोचिन चाइना नहीं भेज दिया। ये जोक बेचारे जियोग्राफर का गेम बजा देता है। याट का पूरा क्रू जोर जोर से हंसने लगता है। पैगेनेल पागल की तरह इधर उधर घूमता है,
अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ता है और बाल नोचने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है। वो मशीन की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरता है, डेक पर लड़खड़ाते हुए बिना किसी मकसद के चलने लगता है और वापस फोरकास्टल पर पहुंच जाता है। वहां उसके पैर केबल्स के एक बंडल में उलझ जाते हैं और वह धड़ाम से गिर पड़ता है। उसके हाथ घबराहट में एक रस्सी को पकड़ लेते हैं और तभी एक भयानक धमाका होता है। फोरकास्टल की तोप अचानक चल पड़ती है और शांत समंदर में गोलियों और छर्रों की बौछार कर देती है। उस अनलकी पैगेनेल ने गिरते वक्त गलती से उस तोप की रस्सी को खींच लिया था जो अभी भी लोडेड थी, और उसका ट्रिगर इग्निशन पर गिर गया था। थंडर जैसी यह आवाज पूरे यार्ड पर गूंज जाती है। जियोग्राफर हवा में उछलकर सीढ़ियों से नीचे क्रू के क्वार्टर में जा गिरता है। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। सबको लगता है कोई बड़ा हादसा हो गया है। 10 सेलर्स दौड़कर नीचे जाते हैं और पैगेनेल को आधा मुड़ा हुआ बाहर निकालते हैं। पैगेनेल के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता। उसके लंबे शरीर को डेक पर लिटाया जाता है। उसके दोस्त पूरी तरह घबरा चुके हैं। मेजर, जो ऐसे मौकों पर डॉक्टर बन जाते हैं, पैगेनेल के कपड़े उतारकर उसके जख्मों की पट्टी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मेजर उसका हाथ लगाते हैं, पैगेनेल ऐसे उछलता है जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। वो चिल्लाता है, कभी नहीं, कभी नहीं, और अपने फटे हाल कपड़ों को कसकर खुद से लपेटते हुए बड़ी तेजी से बटन बंद करने लगता है। मेजर कहते हैं, अरे पैगेनेल, नहीं कह रहा हूं ना, तुम्हारी चेकिंग करनी होगी, तुम कुछ चेक नहीं करोगे। मेजर कहते हैं, शायद तुम्हारी कोई हड्डी टूट गई है। पैगेनेल अपनी लंबी टांगों पर खड़े होते हुए बोलता है, हाँ, टूट गई है, लेकिन जो चीज टूटी है उसे कारपेंटर ठीक कर देगा। क्या चीज? केबिन का वो खंभा जो मेरे गिरने से टूट गया। ये जवाब सुनते ही यार्ड पर फिर से हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं। इस फनी जवाब ने उसके दोस्तों की जान में जान डाल दी। पैगेनेल तोप के साथ इस खतरनाक हादसे से सही सलामत बाहर निकल आया था। मेजर मन ही मन सोचते हैं, भाई, ये जियोग्राफर भी अजीब किस्म का शर्मीला है। खैर, अपने इस इमोशनल ड्रामे से बाहर आने के बाद पैगेनेल को आखिरकार उस सवाल का जवाब देना ही पड़ता है जिससे वह बच नहीं सकता था। ग्लेनर्वन उससे पूछता है, अब बताओ पैगेनेल, सच सच बताओ। मैं मानता हूं कि तुम्हारी इस भूल ने चमत्कार कर दिया। अगर तुम न होते, सचमुच डंकन कन्विक्स के हाथ लग जाता और हम माओरी लोगों के बीच फंस जाते। लेकिन भगवान के लिए मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा अजीब थॉट आया, दिमाग का कौन सा शॉर्ट करकूट हुआ कि तुमने ऑस्ट्रेलिया की जगह न्यूजीलैंड लिख दिया? पैगेनेल चीख कर कहना चाहता है, अरे भाई, वो तो। लेकिन तभी उसकी नज़र रॉबर्ट और मैरी ग्रांट पर पड़ती है और वो बीच में ही रुक जाता है। फिर वो संभल कर कहता है, क्या बताऊं मेरे भाई ग्लेनर्वन, मैं एक पागल इंसान हूं, सुधरने वाला नहीं हूं, और अपनी इसी भूल भुलैया वाली आदत के साथ ही मरूंगा। मेजर जोड़ते हैं, जब तक कि कोई तुम्हारी खाल न खींच ले। जियोग्राफर गुस्से में चिल्लाता है, मेरी खाल खींचना? क्या ये कोई ताना था? मेजर अपनी शांत आवाज में कहते हैं, कौन सा ताना, पैगेनेल? इस बात पर मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। डंकन के यहां होने का मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुका था। जो मुसाफिर इतने चमत्कारिक तरीके से बचे थे, वो अब अपने कंफर्टेबल केबिन में जाकर आराम करने और ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोचते हैं। हालांकि लेडी हेलेना, मैरी ग्रांट, मेजर, पैगेनेल और रॉबर्ट को केबिन में भेजने के बाद ग्लेनर्वन और जॉन मैंगल्स टॉम ऑस्टिन को अपने पास रोक लेते हैं। वे उससे अभी और सवाल पूछना चाहते थे। ग्लेनर्वन पूछता है, अच्छा मेरे पुराने टॉम, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें न्यूजीलैंड के कोस्ट पर क्रूज करने वाला ये ऑर्डर अजीब नहीं लगा था? ऑस्टिन जवाब देता है, जी हुजूर, मुझे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन मेरी आदत कभी मिले हुए ऑर्डर्स पर सवाल उठाने की नहीं है, मैंने बस हुक्म माना। क्या मैं इसके अलावा कुछ और कर सकता था? अगर मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को लेटर बाय लेटर फॉलो नहीं करता और कोई बड़ा डिजास्टर हो जाता, तो क्या मैं गुनाहगार नहीं ठहराया जाता? कैप्टन, क्या आप इसके अलावा कुछ और करते? जॉन मैंगल्स कहता है, नहीं टॉम। ग्लेनर्वन पूछता है, लेकिन तुमने मन में क्या सोचा था? हुजूर, मैंने सोचा कि हैरी ग्रांट के भले के लिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां आप कह रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद कुछ नए प्लान्स की वजह से कोई दूसरा जहाज आपको न्यूजीलैंड ले जाएगा और मुझे ईस्ट कोस्ट पर आपका इंतजार करना होगा। वैसे मेलबर्न से निकलते वक्त मैंने अपनी डेस्टिनेशन को सीक्रेट रखा था और क्रू को इसके बारे में तब पता चला जब हम खुले समंदर में थे और ऑस्ट्रेलिया की जमीन आंखों से ओझल हो चुकी थी। लेकिन तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे भयंकर उलझन में डाल दिया। ग्लेनर्वन पूछता है, क्या कहना चाहते हो टॉम? टॉम ऑस्टिन बताता है, मेरा मतलब है कि जब क्वार्टर मास्टर आर्थन को डंकन की डेस्टिनेशन के बारे में पता चला। ग्लेनर्वन चौंक कर पूछता है, आर्थन? क्या वो जहाज पर है? हाँ हुजूर। ग्लेनर्वन जॉन मैंगल्स की तरफ देखता है और दोहराता है, आर्थन यहाँ। जॉन मैंगल्स जवाब देता है, भगवान की यही मर्जी थी। बिजली की रफ्तार से आर्थन का पूरा सच
उसकी खतरनाक प्लानिंग, ग्लेनर्वन का जख्मी होना, मूलडी का कत्ल और स्नोवी के दलदलों में फांसी एक्सपीडिशन की तकलीफें, सब कुछ उन दोनों की आंखों के सामने घूम जाता है। और अब किस्मत के सबसे अजीब खेल की वजह से वो मुजरिम उन्हीं की गिरफ्त में था। ग्लेनर्वन तेजी से पूछता है, वह कहाँ है? टॉम ऑस्टिन जवाब देता है, फोकास्टल के एक केबिन में, उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है। उसे कैद क्यों किया गया है? क्योंकि जब आर्थर ने देखा कि याट न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझ पर जोर डाला कि मैं जहाज का रास्ता बदलूं, उसने मुझे धमकियां दी और यहां तक कि मेरे आदमियों को बगावत के लिए उकसाया। मैंने समझ लिया कि यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े। और तब से वह अपने केबिन में बंद है। उसने बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की। ठीक है, टॉम। चैप्टर एंड। चैप्टर 65 इन सर्च ऑफ द कास्टवेज, चैप्टर 17, पार्ट 2 ऑफ 2। चैप्टर स्टार्ट उसी पल ग्लेनार्वन और जॉन मैंगल्स को ऊपर डेक पर बुलाया गया। लंच, जिसकी उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत थी, तैयार हो चुका था। वो लोग केबिन की टेबल पर जाकर बैठ गए और आइटन के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बोला। लेकिन खाना खत्म होने के बाद जब सारे मेहमान चैन से पेट पूजा करके वापस डेक पर जमा हुए तो ग्लेनार्वन ने उन्हें बताया कि वो क्वार्टर मास्टर यानी क्वार्टर मास्टर बोर्ड पर ही मौजूद है। साथ ही उसने अपना यह इरादा भी साफ कर दिया कि वो उसे सबके सामने पेश करने वाला है। लेडी हेलेना ने पूछा, क्या मैं इस पूछताछ से दूर रह सकती हूं? मेरे प्यारे एडवर्ड, मैं सच कह रही हूं कि इस बदनसीब इंसान को देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। लॉर्ड ग्लेनार्वन ने जवाब दिया, यह एक आमना सामना है, हेलेना। रुकिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बेन जॉयस को अपनी हर एक विक्टिम यानी पीड़ित के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल खुद देखनी होगी। लेडी हेलेना इस बात पर मान गई। मैरी ग्रांट और वो खुद लॉर्ड ग्लेनार्वन के पास ही बैठ गईं। उनके इर्द गिर्द मेजर पागनल, जॉन मैंगल्स, रॉबर्ट, विल्सन, मुलरेडी और ओल्बिनेट आकर खड़े हो गए। वो सब लोग जिनकी जिंदगी इस गद्दार कन्विक्ट यानी मुजरिम की वजह से खतरे में पड़ गई थी। यॉट का क्रू, जो अभी तक इस पूरे सीन की सीरियसनेस को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, बिल्कुल चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। ग्लेनार्वन ने हुक्म दिया, आइटन को यहां ले आओ। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन इस छोटे से हिस्से में लॉर्ड ग्लेनार्वन और उनकी टीम लंच खत्म करने के बाद डेक पर इकट्ठा होती है। ग्लेनार्वन सबको सरप्राइज देते हुए बताता है कि खतरनाक अपराधी आइटन अब उनके कंट्रोल में है और वो उसे सबके सामने एक्सपोज करना चाहता है। लेडी हेलेना पहले तो उससे मिलने से कतराती है, पर बाद में सबकी सहमति से रुक जाती है। वॉट रियली हैपेंड यहाँ साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। ग्लेनार्वन चाहता है कि आइटन को सिर्फ सजा न मिले, बल्कि वो अपनी हरकतों के लिए उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखे जिन्हें उसने धोखा दिया था। यह एक तरह का इमोशनल टॉर्चर और अकाउंटेबिलिटी का सीन है। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन यहाँ कोई सुपरनैचुरल पावर या मैजिक सिस्टम नहीं है। ये पूरी तरह से एक रियलिस्टिक एडवेंचर और सर्वाइवल कहानी है जहां इंसानी दिमाग, वफादारी और गद्दारी मुख्य भूमिका निभाते हैं। लॉ कनेक्शंस ये चैप्टर जूल वन की क्लासिक नॉवेल इन सर्च ऑफ द कास्टवेज के उस क्लाइमेटिक मोड़ से जुड़ा है जहां कप्तान ग्रांट की तलाश के बीच डंकन यॉट पर छिपे राज और आइटन का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। चैप्टर एंड। चैप्टर्स 66, 18 एटन ओयू बेन जॉयस चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 66 द कास्टवेज की तलाश चैप्टर 18 एटन या बेन जॉयस एटन आ गया। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डेक पार करके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गया। उसकी आंखें एकदम गंभीर थीं, दांत भींचे हुए थे और मुट्ठियां गुस्से से पूरी तरह भींची हुई थी। उसके हाव भाव में ना तो कोई दिखावा था और ना ही कोई चापलूसी। जब वो लॉर्ड ग्लेनार्वन के सामने पहुंचा तो उसने अपने हाथ बांध लिए और एकदम शांत और चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। ग्लेनार्वन ने कहा, तो एटन, अब हम सब यानी आप और हम उसी डंकन पर हैं जिसे आप बेन जॉयस के उन खूंखार कन्विक्ट्स के हवाले करना चाहते थे। इन शब्दों को सुनते ही क्वार्टर मास्टर के होंठ हल्के से कांप गए। उसके शांत चेहरे पर एक पल के लिए लाली छा गई, लेकिन ये पछतावे की लाली नहीं थी, बल्कि अपने मिशन के फेल होने की शर्म थी। जिस याट पर वो मालिक की तरह हुक्म चलाने का सपना देख रहा था, आज वो उसी पर एक कैदी बनकर खड़ा था और कुछ ही पलों में उसका फैसला होने वाला था। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ग्लेनार्वन ने पेशेंस के साथ इंतजार किया, लेकिन एटन अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। ग्लेनार्वन ने फिर पूछा, बोलो एटन, तुम्हारे पास सफाई में कहने के लिए क्या है? एटन थोड़ा झिझका, उसके माथे की सिलवटें गहरी हो गईं। फिर उसने बड़ी शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, उसने जवाब दिया। मैंने खुद को पकड़े जाने की बेवकूफ़ी कर दी है। अब आपके जैसा दिल करे वैसा सलूक कीजिए। अपनी बात कहने के बाद क्वार्टर मास्टर ने अपनी नज़रें पश्चिम में फैली हुई तटरेखा की तरफ घुमा ली
और उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसने उस सबसे पूरी तरह दूरी बना ली, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इस गंभीर मामले से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन ग्लेनाव्न ने पूरी तरह धैर्य बनाए रखने का फैसला किया था। एटन की इस रहस्यमयी जिंदगी के कुछ खास राज जानने की एक स्ट्रांग इच्छा उसे अंदर से प्रेरित कर रही थी, खासकर तब जब मामला हैरी ग्रांट और ब्रिटानिया से जुड़ा हुआ हो। इसलिए उसने अपना पूछताछ का सिलसिला फिर से शुरू किया। वो बहुत ही प्यार और नरमी से बात कर रहा था और अपने दिल के सारे गुस्से और बेचैनी को पूरी तरह दबाए हुए था। उसने कहा, एटन, मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उनके जवाब देने से मना नहीं करेंगे। और सबसे पहले मुझे आपको एटन बुलाना चाहिए या बेन जॉयस? क्या आप सचमुच ब्रिटानिया के क्वार्टर मास्टर हैं या नहीं? एटन एकदम शांत खड़ा तट को देखता रहा और हर सवाल पर उसने बहरा होने का नाटक किया। ग्लेनाव्न की आंखें चमक उठी और उसने पूछताछ जारी रखी। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने ब्रिटानिया को कैसे छोड़ा और तुम ऑस्ट्रेलिया में क्यों थे? वैसा ही सन्नाटा, वैसी ही बेरुखी। ग्लेनाव्न ने समझाया, मेरी बात ध्यान से सुनो एटन। तुम्हारे इसी में भलाई है कि तुम सच बोल दो। तुम्हारी यह ईमानदारी तुम्हारे लिए आखिरी उम्मीद साबित हो सकती है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? एटन ने अपना सिर घुमाया और सीधे ग्लेनाव्न की आंखों में देखा। माय लॉर्ड, उसने कहा, मुझे कोई जवाब नहीं देना है। ये पुलिस और अदालत का काम है कि वे मेरे खिलाफ सबूत जुटाएं, मेरा नहीं कि मैं खुद को साबित करूं। ग्लेनाव्न ने जवाब दिया, साबुत जुटाना बहुत आसान होगा। एटन ने मखौल उड़ाते हुए कहा, आसान होगा माय लॉर्ड? आपकी इज्जत इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। मैं तो ये दावा करता हूं कि टेम्पल बार का सबसे बेहतरीन जज भी मेरे मामले में सिर पकड़कर बैठ जाएगा। कौन ये साबित करेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आया था जबकि कैप्टन ग्रांट अब इस बात को बताने के लिए जिंदा नहीं है? कौन ये साबित करेगा कि मैं पुलिस के द्वारा खोजा गया वही बेन जॉयस हूं जबकि पुलिस ने कभी मुझे अपनी गिरफ्त में लिया ही नहीं और मेरे बाकी साथी अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं? मेरे खिलाफ कोई कौन सा जुर्म या यहां तक कि कोई गलत काम भी साबित कर सकता है सिवाय आपके? कौन ये दावा कर सकता है कि मैंने इस जहाज को कब्जाने की कोशिश की थी और इसे कन्विक्स के हवाले करना चाहता था? कोई नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, कोई नहीं। आपके पास शक करने की वजह हैं, मानता हूं, लेकिन किसी आदमी को सजा देने के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं और वही सबूत आपके पास नहीं है। जब तक इसके उलट कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता, मैं सिर्फ एटन हूं, ब्रिटानिया का क्वार्टर मास्टर। बात करते करते एटन का जोश थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन जल्दी ही वह वापस अपनी पुरानी बेरुखी पर लौट आया। शायद उसे लग रहा था कि उसकी इस दो टूक बात से पूछताछ का ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्लेनाव्न ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, एटन, मैं कोई जज नहीं हूं जो तुम्हारे खिलाफ केस तैयार कर रहा हो। यह मेरा काम नहीं है। हमारे बीच की स्थिति साफ सुथरी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांग रहा जिससे तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। ये सब कानून का काम है। लेकिन तुम जानते हो कि मैं किन खोजों में लगा हुआ हूं और तुम सिर्फ एक शब्द बोलकर मुझे उन सुरागों तक वापस पहुंचा सकते हो जो मैंने खो दिए हैं। क्या तुम बोलोगे? एटन ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसने चुप रहने की कसम खा ली हो। ग्लेनाव्न ने पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि कैप्टन ग्रांट कहाँ हैं? एटन ने जवाब दिया, नहीं माय लॉर्ड। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ब्रिटानिया जहाज कहाँ पर डूबा था? वो भी नहीं। ग्लेनाव्न ने लगभग मिन्नतें करते हुए कहा, एटन, अगर तुम जानते हो कि हैरी ग्रांट कहाँ हैं, तो क्या कम से कम तुम उनके उन बेचारे बच्चों को इस बारे में नहीं बता सकते जो तुम्हारी जुबान से बस एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं? एटन थोड़ा झिझका। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गई, लेकिन उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, मैं नहीं बता सकता माय लॉर्ड। और उसने बड़े गुस्से में आकर जोड़ा, जैसे अपनी इस पल भर की कमजोरी पर उसे खुद ही गुस्सा आ रहा हो। नहीं, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, चाहे तो मुझे फांसी पर टंगवा दो। ग्लेनाव्न गुस्से के एक अचानक झटके से भर उठा और चिल्लाया, फांसी। फिर खुद पर काबू पाते हुए उसने बहुत गंभीर आवाज में कहा, एटन, यहां ना तो कोई जज है और ना ही जल्लाद। अगली बंदरगाह पर पहुंचते ही तुम्हें अंग्रेजी अधिकारियों के हवाले कर दिया जाएगा। क्वार्टर मास्टर ने जवाब दिया, मैं तो यही चाहता हूं। इसके बाद वो बड़े इत्मीनान से उस केबिन की तरफ लौट गया जो उसकी जेल बना हुआ था, और उसके दरवाजे पर 2 नाविकों को तैनात कर दिया गया, जिन्हें उसके हर छोटे बड़े मूवमेंट पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया गया था। इस पूरी घटना के गवाह बने लोग मायूस और गुस्से में वहां से चले गए। चूंकि ग्लेनाव्न एटन की इस भयानक जिद के सामने पूरी तरह हार चुके थे, तो अब उनके पास करने को क्या बचा था? साफ है कि ईडन में जो प्लान बनाया गया था उसी पर टिके रहना था, यानी यूरोप वापस लौट जाना, भले ही इस नाकामयाब कोशिश को बाद में कभी दोबारा शुरू करना पड़े। क्योंकि अब ब्रिटानिया के कोई भी सुराग हमेशा के लिए खो चुके थे, वो डॉक्यूमेंट अब किसी नए मतलब की ओर इशारा नहीं कर रहा था,
37वें समानांतर पैरेलल के रास्ते में कोई और देश भी नहीं था और अब डंकन के पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अपने साथियों से सलाह मशविरा करने के बाद ग्लेनावना ने वापसी के इस सफर के बारे में जॉन मैंगल से खास तौर पर बात की। जॉन ने जहाज के कोयले के भंडारों का मुआयना किया। जो कोयला बचा था वह ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही चल सकता था, इसलिए अगली बंदरगाह पर पहुंचकर फिर से फ्यूल भरवाने की सख्त जरूरत थी। जॉन ने ग्लेनावना को सलाह दी कि जहाज का रुख टालकाहुआनो खाड़ी, बे ऑफ टालकावानो की तरफ मोड़ा जाए, जहां दुनिया का चक्कर लगाने वाला ये सफर शुरू करने से पहले डंकन ने पहले ही रसद और ईंधन भरा था। यह एक सीधा रास्ता था और ठीक उसी 37वें डिग्री पर पड़ता था। इसके बाद याट, जिसमें भरपूर सामान भरा होता, दक्षिण की तरफ जाकर केप हॉर्न का चक्कर लगाती और अटलांटिक के रास्तों से होते हुए वापस स्कॉटलैंड पहुंच जाती। ये प्लान मंजूर कर लिया गया और इंजीनियर को इंजन का प्रेशर बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया। आधे घंटे के भीतर ही प्रशांत महासागर पैसिफिक नाम के अनुकूल शांत समुद्र में जहाज का रुख टालकाहुआनो की तरफ कर दिया गया और शाम के 6 बजते न्यूजीलैंड के आखिरी पहाड़ क्षितिज के गर्म कोहरे में कहीं ओझल हो गए। तो इस तरह वापसी का ये सफर शुरू हो चुका था। उन बहादुर खोजियों के लिए यह वापसी का सफर बेहद गमगीन था, जो हैरी ग्रांट को साथ लिए बिना ही वापस पोर्ट लौट रहे थे। यही वजह थी कि जो क्रू मेंबर यात्रा की शुरुआत में बेहद खुश और पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, वे अब पूरी तरह हारे हुए और हताश होकर यूरोप का रास्ता पकड़ रहे थे। उन जानबाज नाविकों में से एक भी ऐसा नहीं था जो अपने वतन लौटने की खुशी महसूस कर रहा हो, और वे सभी कैप्टन ग्रांट को ढूंढ निकालने के लिए समुद्र के खतरनाक खतरों का लंबे समय तक सामना करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा वे हुर्रे और तालियां जो वापसी पर ग्लेनावना के स्वागत में गूंजी थी, वे जल्द ही नाउम्मीदियों में बदल गईं। अब यात्रियों के बीच वो लगातार होने वाली बातचीत और गपशप नहीं रही, ना ही वो महफिलें बची जो पहले रास्ते का सफर आसान बना देती थी। हर कोई अपनी अपनी केबिन की तन्हाई में अकेले रहता था और कभी कभार ही कोई डंकन के डेक पर नजर आता था। वो इंसान जिसके दिल की भावनाएं जहाज पर सबसे ज्यादा, चाहे खुशी हो या गम, खुलकर सामने आती थी, यानी पेगेनेल, वो भी एकदम खामोश और उदास हो गया था। वो बमुश्किल ही कहीं दिखाई देता था। उसकी नेचुरल बातें और उसकी फ्रांसीसी जिंदादिली अब पूरी तरह चुप्पी और मायूसियों में बदल चुकी थी। वह अपने बाकी साथियों से भी ज्यादा टूटा हुआ और हताश लग रहा था। अगर ग्लेनावना अपनी खोज फिर से शुरू करने की बात छेड़ता भी, तो पेगेनेल ऐसे सिर हिला देता मानो उसे अब किसी चीज की उम्मीद ही न बची हो और ब्रिटानिया के उन डूबे हुए यात्रियों के भाग्य को लेकर उसकी राय पक्की हो चुकी हो। सबको महसूस हो रहा था कि वह उन्हें हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुका था। फिर भी जहाज पर एक ऐसा इंसान मौजूद था जो इस तबाही का आखिरी सच बयां कर सकता था और जिसकी खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो था एयरटन। इसमें कोई शक नहीं था कि उस कमीने को कैप्टन की मौजूदा हालात का सच भले ही पूरी तरह न पता हो, लेकिन जहाज के डूबने की सही जगह का पता जरूर होगा। लेकिन जाहिर सी बात थी कि अगर ग्रांट जिंदा मिल जाते तो वे उसके खिलाफ सबसे बड़े चश्मदीद गवाह बनते। इसी वजह से वह अपनी जिद में पूरी तरह चुप बैठा हुआ था। इसी बात ने नाविकों के दिलों में भयंकर गुस्सा भर दिया था और वो सब उसे सबक सिखाने पर उतारू थे। ग्लेनावना ने कई बार क्वार्टर मास्टर के सामने अपनी कोशिशें दोहराईं। वादे और धमकियां सब बेकार साबित हुईं। एयरटन की जिद इतनी बढ़ चुकी थी और कुल मिलाकर इतनी अजीब थी कि मेजर तो यहां तक सोचने लगा था कि शायद उसे कुछ पता ही न हो। इस राय को जियोमोफोलॉजिस्ट यानी हमारे भूगोलवेत्ता ने भी सही माना, जो हैरी ग्रांट के मामले में उसकी अपनी सोच से मेल खाती थी। लेकिन अगर एयरटन को कुछ पता ही नहीं था, तो वह अपनी इस अनभिज्ञता को कबूल क्यों नहीं कर रहा था? इससे उसका अपना कोई नुकसान तो होने वाला नहीं था। उसकी इस चुप्पी ने कोई नया प्लान बनाने की राह को और मुश्किल बना दिया था। क्या ऑस्ट्रेलिया में क्वार्टर मास्टर के मिलने से हमें यह अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि हैरी ग्रांट उसी महाद्वीप पर हैं? किसी भी कीमत पर एयरटन से यह बुलवाना जरूरी था कि वह इस मामले पर अपनी जुबान खोले। लेडी हेलेना ने जब अपने पति की इस असफलता को देखा, तो उसने खुद क्वार्टर मास्टर की इस जिद्दी दीवार से टकराने की इजाजत मांगी। जहां एक मर्द हार गया था, शायद वहां एक औरत अपनी मीठी बातों और नरमी के जादू से कामयाब हो जाती। क्या ये कहानी उस पुरानी कहावत जैसी नहीं है जहां तेज आंधी मुसाफिर का कोट नहीं उतार पाती, जबकि धूप की एक हल्की सी किरण उसे तुरंत उतरवा देती है? ग्लेनावना अपनी खूबसूरत और समझदार पत्नी की अक्लमंदी से वाकिफ था, इसलिए उसने उसे अपनी मर्जी से काम करने की पूरी छूट दे दी। उस दिन यानी 5 मार्च को एयरटन को लेडी हेलेना के कमरे में लाया गया। मैरी ग्रांट को भी इस मीटिंग में रहना पड़ा, क्योंकि उस युवा लड़की का असर बहुत बड़ा साबित हो सकता था और लेडी हेलेना सफलता का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। पूरा 1 घंटा वो दोनों औरतें उस ब्रिटानिया के कॉन्वॉय के साथ बंद रहीं, लेकिन उनकी बातचीत से बाहर एक लफ्ज भी नहीं आया। उन्होंने क्या बातें की, उस मुजरिम के दिल से उसका राज उगलवाने के लिए उन्होंने कौन से तरीके अपनाए, इस पूछताछ का कोई भी डिटेल बाहर नहीं आया।
वैसे भी जब उन्होंने एटन को वहां से बाहर भेजा तो उनके चेहरे पर कामयाबी की कोई चमक नहीं थी, बल्कि वे पूरी तरह मायूस लग रही थी। इसलिए जब क्वार्टर मास्टर को वापस उसकी केबिन में ले जाया जा रहा था तो रास्ते में नाविकों ने उसे देखकर गुस्से में गालियां दी और धमकियां दी। उसने बस अपने कंधे उचका दिए, जिससे नाविकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए जॉन मैंगल्स और ग्लेनावना को खुद बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन लेडी हेलेना ने हार नहीं मानी। वो इस पत्थर दिल इंसान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की ठान चुकी थी और अगले ही दिन वो खुद एटन की केबिन में चली गई ताकि जहाज के डेक पर होने वाले उन हंगामों और भीड़भाड़ से बचा जा सके। पूरे 2 लंबे घंटों तक वह भली और प्यारी स्कॉटिश महिला उस खूंखार कैदियों के सरदार के सामने अकेली बैठी रही। ग्लेनावना तनाव और बेचैनी से भरा हुआ उस केबिन के आसपास चक्कर काटता रहा, कभी सोचता कि सफलता के सारे मौके आज ही आजमा लिए जाएं, तो कभी उसका मन होता कि वह अपनी पत्नी को उस खतरनाक बातचीत से तुरंत बाहर खींच लाए। लेकिन इस बार जब लेडी हेलेना बाहर निकली तो उनके चेहरे का नूर ही कुछ और कह रहा था। वहां पूरा कॉन्फिडेंस झलक रहा था। क्या वाकई उसने उस राज को बाहर निकाल लिया था और उस कमीने के दिल के किसी कोने में दया के भाव जगा दिए थे? मैकनेब्स, जिसने सबसे पहले उन्हें देखा, अपनी हैरानी को रोक नहीं पाया। फिर भी यह खबर तुरंत पूरे क्रू में फैल गई कि क्वार्टर मास्टर ने आखिरकार लेडी हेलेना की बातों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये खबर जहाज पर बिजली की तरह दौड़ गई। सारे नाविक डेक पर ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे टॉम ऑस्टिन की किसी सीटी ने उन्हें काम पर बुलाया हो। इतने में ग्लेनावना अपनी पत्नी की तरफ तेजी से लपका। उसने पूछा, क्या उसने बोल दिया? लेडी हेलेना ने कहा, नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं के आगे झुकते हुए एटन अब तुमसे मिलना चाहता है। ओह प्यारी हेलेना, तुमने कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद है, एडवर्ड, क्या तुमने कोई ऐसा वादा किया है जिसे मुझे पूरा करना पड़े? सिर्फ एक वादा, मेरे दोस्त, कि तुम इस बेचारे की सजा को कम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दोगे। बिल्कुल, मेरी प्यारी हेलेना। एटन को अभी यहां लाया जाए। लेडी हेलेना मैरी ग्रांट के साथ अपने कमरे में चली गईं और क्वार्टर मास्टर को उस लाउंज में लाया गया जहां लॉर्ड ग्लेनावना उसका इंतजार कर रहा था। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में लॉर्ड ग्लेनावना और उनकी टीम ब्रिटानिया के पूर्व क्वार्टर मास्टर एटन यानी बेन जॉयस से पूछताछ करती है, लेकिन एटन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और पूरी तरह चुप रहता है। जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो डंकन जहाज को ब्रिटेन की तरफ वापस मोड़ने का फैसला किया जाता है। हालांकि यात्रा के दौरान लेडी हेलेना अपनी सूझबूझ और नरमी से एटन से अकेले में मिलती हैं और आखिरकार एटन ग्लेनावना से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वॉट रियली हैपेंड। एटन का अड़ियल रवैया और खुद को बचाने की जिद ये दिखाती है कि वह कितना चालाक और शातिर मुजरिम है। वो जानता है कि अगर वह कैप्टन हैरी ग्रांट या जहाज के डूबने की जगह बता देगा तो वो खुद फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। लेडी हेलेना का उससे बार बार मिलना और उसकी जिद को पिघलाना ये साबित करता है कि ताकत या धमकियों से जो काम नहीं हो सकता वो प्यार, नरमी और इंसानियत से हासिल किया जा सकता है। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन। इस नॉवेल में कोई सुपरनैचुरल मैजिक या फैंटेसी पावर सिस्टम नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से समुद्री यात्रा, सर्वाइवल और इंसानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर आधारित है। यहाँ पर असली ताकत लोगों की मानसिक दृढ़ता, बातचीत की कला और कूटनीति है, जैसी लेडी हेलेना ने एटन को मनाने के लिए इस्तेमाल की। लॉ कनेक्शंस। ये चैप्टर सीधे तौर पर इन सर्च ऑफ द कास्टवेज के मुख्य प्लॉट से जुड़ा हुआ है, जहां ब्रिटानिया के कप्तान हैरी ग्रांट के लापता होने का रहस्य सुझाने की कोशिश चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में एटन का पकड़ा जाना और उसका बेन जॉयस होना इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और अब उसका ये कबूलनामा या बातचीत के लिए तैयार होना कहानी को एक नया मोड़ देगा। चैप्टर एंड। चैप्टर 67 चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर में सीन पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल और इंटेंस नेगोशिएशन पर फोकस करता है। जैसे ही क्वार्टर मास्टर टॉम आयरटन लॉर्ड ग्लेनरवान के सामने आता है, उसके गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। माहौल में एक गंभीर और शांत सन्नाटा छाया हुआ है। ग्लेनरवान सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछते हैं कि उसने बात क्यों की है। आयरटन बहुत ही कूल और कैलकुलेटेड अंदाज में जवाब देता है कि वह ये बात मेजर मैकनब्स और मिस्टर पैगनल की मौजूदगी में करना चाहता है, ताकि यह एक फेयर डील या ट्रांजैक्शन बन सके। ग्लेनरवान इस अजीब सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खोते और अपने दोनों दोस्तों को बुला लेते हैं। आयरटन अपनी बात खुलकर रखता है। वो जानता है कि उसके पास्ट क्राइम्स और बेड़े ब्रिटानिया के साथ गद्दारी की वजह से उसके लिए सिर्फ मौत की सजा बची है। वो ग्लेनरवान से कहता है कि वह पूरी तरह से अपनी आज़ादी नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जस्टिस की नज़र में वह आज़ादी का हकदार नहीं है। इसके बजाय वो एक मिडिल ग्राउंड या एक बीच का रास्ता मांगता है। पैसिफिक ओशन की किसी सुनसान आइलैंड पर जिंदगी की बेसिक चीज़ों के साथ उसे छोड़ दिया जाए, ताकि वह अकेले रह सके और अपने पास्ट पर पछतावा कर सके। ग्लेनरवान इस अजीब डिमांड पर सोच में पड़ जाते हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विलेन की बात पर भरोसा करके हैरी ग्रांट के बारे में कुछ सच निकाला जा सकता है।
क्या ये डील उनके फेवर में है या ये कोई ट्रैप है? आखिरकार ग्लेनरवान अपनी ड्यूटी और हैरी ग्रांट की तलाश के लिए इस रिस्क को उठाने का फैसला करते हैं। वे आयरटन को उसकी बात पर यकीन करने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। आयरटन खुद पूरी ऑनेस्टी के साथ यह मान लेता है कि उसके पास कैप्टन ग्रांट या ब्रिटानिया के बारे में कोई बहुत बड़ा और जादुई सीक्रेट नहीं है। वो जो भी जानता है वो उसके अपने पास्ट से जुड़ा है। कैसे उसने ब्रिटानिया पर बगावत की, कैसे 1862 में उसे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर छोड़ा गया, और कैसे वो कॉन्विक्ट्स कैदियों का लीडर बेन जोस बनकर ऑस्ट्रेलिया में क्राइम्स की दुनिया का बॉस बना। वो ये भी खुलकर बताता है कि कैसे उसने डंकन यॉट को हड़पने का प्लान बनाया था और कैसे पैगनल की एक गलती की वजह से उसका वह प्लान फेल हो गया। आयरटन का यह ओपन कन्फेशनल अंदाज ग्लेनरवान और मेजर को हैरान कर देता है। वो कोई चालाक बहानेबाजी नहीं करता, बल्कि अपने सारे किए धरे का चिट्ठा खोलकर रख देता है। मेजर मैक नब्स डेट्स को क्रॉस चेक करते हैं और यह कंफर्म करते हैं कि आयरटन सच बोल रहा है। बातचीत के आखिर में आयरटन केवल एक छोटा सा हिंट देता है कि कैप्टन ग्रांट ने कभी न्यूजीलैंड की तरफ जाने का जिक्र किया था, हालांकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ग्लेनरवान अपना प्रॉमिस निभाते हुए उसे वापस उसकी केबिन में भिजवा देते हैं और तय करते हैं कि उसे किसी सुनसान आइलैंड पर छोड़ा जाएगा। चैप्टर के बिल्कुल अंत में, जब बाकी सब लोग कैप्टन ग्रांट के हमेशा के लिए खो जाने के गम में मायूस हो रहे होते हैं, तब पैगनल अचानक एक धमाकेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वे जानते हैं कि कैप्टन ग्रांट कहाँ हैं। जब सब हैरान होकर पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता, तो पैगनल उस मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करते हैं। और यहीं पर चैप्टर एक जबरदस्त सस्पेंस पर आकर रुक जाता है। चैप्टर एंड। चैप्टर्स 67 चैप्टर स्टार्ट। सुनो और खुद ही फैसला करो, पैगनल ने जवाब दिया। यह कोई बिना वजह के नहीं था, या यूं कहो कि यह किसी खास वजह के बिना नहीं था कि मैंने वो गलती की जिसने हम सबकी जान बचा ली। जिस वक्त मैं ग्लेनार्वन के बोलने पर वो चिट्ठी लिख रहा था, तब ज़ीलैंड शब्द मेरे दिमाग में पूरी तरह छाया हुआ था। बात दरअसल ये थी कि तुम लोग को याद होगा, हम लोग उस कैरेज के अंदर थे। मैकनेब्स ने लेडी हेलेना को उन कॉन्विक्ट्स की कहानी सुनाई थी, और उसने उन्हें ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड गजट का वो इशू भी दिया था जिसमें कैम्डन ब्रिज के हादसे की पूरी रिपोर्ट छपी थी। तो भाई, जिस वक्त मैं लिख रहा था, वो अखबार जमीन पर पड़ा हुआ था और कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ था कि उसके टाइटल के सिर्फ 2 ही सिलेबल दिखाई दे रहे थे। और वो 2 सिलेबल्स थे, ऑलैंड। बस फिर क्या था, मेरे दिमाग में एकदम से बत्ती जल गई। वो ऑलैंड असल में इंग्लिश डॉक्यूमेंट का ही एक वर्ड था, एक ऐसा वर्ड जिसे हम अब तक आमतौर पर जमीन समझ रहे थे, लेकिन वह असल में ज़ीलैंड नाम के शहर का आखिरी हिस्सा था। हैन, ग्लेनार्वन ने हैरानी से कहा। हाँ, पैगनल ने एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। यह मतलब मेरी पकड़ से छूट गया था, और जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा रिसर्च का फोकस नेचुरली फ्रेंच डॉक्यूमेंट पर था, जो बाकी सबसे ज्यादा डिटेल में था, और उसी में यह मैन वर्ड गायब था। ओ, मेजर साहब ने कहा, यह कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन हो गई, पैगनल, और तुम अपनी पिछली सारी थ्योरीज को बहुत जल्दी भूल रहे हो। अरे मेजर साहब, आप कहिए तो सही, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। तो फिर, मैकनेब्स ने पूछा, तुम्हारे उस ऑस्ट्रा वर्ड का क्या होगा? वही होगा जो पहले था। वो सिर्फ दक्षिणी इलाकों की तरफ इशारा करता है। ठीक है। और ये इंडी सिलेबल, जो एक बार इंडियंस का रूट वर्ड बन गया और दूसरी बार इंडिजिनस मूल निवासियों का। तो सुनो भाई, पैगनल ने जवाब दिया, इस बार तीसरी और आखिरी बार ये इंडिजेंस गरीबी लाचारी वर्ड का पहला सिलेबल बन जाएगा। और कॉन्टिनेंट, चिल्लाते हुए मैकनेब्स ने पूछा, क्या इसका मतलब अभी भी कॉन्टिनेंट महाद्वीप ही है? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड कोई महाद्वीप थोड़े ही है, वो तो सिर्फ एक आइलैंड है। तो फिर? ग्लेनार्वन ने पूछा। मेरे प्यारे लॉर्ड, पैगनल ने कहा, अब मैं इस डॉक्यूमेंट का मतलब अपनी इस तीसरी थ्योरी के हिसाब से ट्रांसलेट करके सुनाता हूं, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना। मैं आपके सामने बस 2 बातें रखूंगा। पहली यह कि पिछली सारी थ्योरीज को जितना हो सके दिमाग से निकाल दो और एकदम फ्रेश माइंड से सोचो, और दूसरी यह कि कुछ लाइनें आपको थोड़ा खींची हुई लग सकती हैं, और हो सकता है कि मैं उनका मतलब पूरी तरह सही न निकाल पा रहा हूं, पर उन बातों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगोनी, कष्ट वर्ड मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर इसके अलावा मेरे पास इसका और कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये फ्रेंच डॉक्यूमेंट ही मेरी इस रिसर्च का बेस है, और यह मत भूलिए कि इसे एक ऐसे अंग्रेज ने लिखा था जिसके लिए फ्रेंच भाषा के मुहावरे और तौर तरीके पूरी तरह जाने पहचाने नहीं थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं शुरू करता हूं। और पैगनल ने एक एक शब्द को बड़े आराम से और साफ साफ बोलते हुए निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी। 27 जून 1862 को ग्लासगो का बना हुआ 3 मास्ट वाला शिप
ब्रिटानिया, दक्षिणी समुद्रों में और न्यूजीलैंड के तटों पर, यानी अंग्रेजी में जीलैंड, एक लंबी और दर्दनाक तबाही के बाद डूब गया। 2 नाविक और कैप्टन ग्रांट किसी तरह वहां पहुंचने में कामयाब रहे। फिर वहां लगातार भयानक गरीबी और लाचारी की हालत में उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को फेंका, लॉन्गिट्यूड और 37 डिग्री 11 मिनट लैटिट्यूड पर। हमारी मदद के लिए आ जाओ, वरना हम मारे जाएंगे। पैगनल चुप हो गया। उसकी यह थ्योरी पूरी तरह लॉजिकल लग रही थी, लेकिन ठीक इसी वजह से कि यह बाकी थ्योरीज जितनी ही सही लग रही थी, यह उतनी ही गलत भी साबित हो सकती थी। इसीलिए ग्लेनार्वन और मेजर ने इस पर ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। फिर भी चूंकि ब्रिटानिया के होने के कोई भी निशान ना तो पैटागोनिया के तटों पर मिले थे और ना ही ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों में जहां ये दोनों जगहें 37वें समांतर रेखा से कटती हैं, इसलिए अब सारी उम्मीदें और चांस न्यूजीलैंड के पक्ष में ही जा रहे थे। पैगनल की इस बात ने उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो पैगनल, ग्लेनार्वन ने पूछा, अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि पिछले 2 महीनों से तुमने इस थ्योरी को आखिर क्यों छिपा कर रखा था? इसलिए कि मैं तुम लोगों को झूठी उम्मीदों में नहीं रखना चाहता था। वैसे भी हम लोग ऑकलैंड की तरफ ही जा रहे थे, जो कि ठीक उसी पॉइंट पर है जहां का लैटिट्यूड इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग इस रास्ते से भटक गए थे, तब तुमने यह बात क्यों नहीं बताई? बात यह है कि मेरी यह थ्योरी भले ही कितनी ही सही क्यों न हो, ये कैप्टन की जान बचाने में अब कोई मदद नहीं कर सकती। आखिर किस वजह से, पैगनल? वहां की यह हालत देखते हुए कि अगर यह मान भी लिया जाए कि कैप्टन हैरी ग्रांट न्यूजीलैंड में फंसे थे, तो भाई पिछले 2 साल से उनका कोई अता पता न होना इस बात की गवाही देता है कि या तो वो उस भयानक हादसे का शिकार हो गए या फिर वहां के स्थानीय लोगों के हाथों मारे गए। तो फिर तुम्हारा फाइनल ओपिनियन क्या है? ग्लेनार्वन ने पूछा। ये कि हमें शायद उस हादसे के कुछ टूटे फूट अवशेष यानी निशान मिल सकते हैं, लेकिन ब्रिटानिया के वो नाविक अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमेशा के लिए खो चुके हैं। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा मेरे यारो, ग्लेनार्वन ने कहा, और यह मुझे तय करने दो कि कैप्टन ग्रांट के बच्चों को यह बुरी खबर कब और कैसे बतानी है। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में पैगनल अपनी गलती को एक नए और शानदार एहफनी मोमेंट में बदल देता है। वो बताता है कि कैसे अखबार के कटे हुए हिस्से ऑलैंड को देखकर उसने डॉक्यूमेंट का असली मतलब समझ लिया है। उसके हिसाब से कैप्टन ग्रांट ऑस्ट्रेलिया या पैटागोनिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में फंसे हुए थे। हालांकि 2 साल बीत जाने की वजह से वह यह भी मान लेता है कि अब कैप्टन और उनके साथी शायद जिंदा नहीं बचे हैं। What really happened? पैगनल का ये कन्फेशन इस बात को साबित करता है कि उसकी पिछली दोनों थ्योरीज गलत थीं, लेकिन इस बार उसने एकदम सटीक सुराग पकड़ लिया है। हालांकि वह सच्चाई जान चुका है कि कैप्टन अब शायद नहीं बचे, लेकिन वह इस भयानक सच को अभी बच्चों, रॉबर्ट और मैरी, से छिपा कर रखना चाहता है ताकि उन्हें एकदम से बड़ा झटका न लगे। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन। यहाँ कोई सुपरनैचुरल पावर सिस्टम नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से डिडक्शन एंड क्रिप्टोग्राफी, सुराग और भाषा की पहेली सुलझाने का कमाल है, जहां पैगनल अपनी गजब की स्कॉलरली नॉलेज और ऑब्जर्वेशन से एक मिस्टीरियस मैप के टुकड़े जोड़ता है। लॉ कनेक्शंस। ये चैप्टर पूरी नोवेल के सबसे बड़े मिस्ट्री टर्निंग पॉइंट को एड्रेस करता है। अब तक कैप्टन की खोज में जो अलग अलग दिशाओं में भटकाव चल रहा था, वह फाइनली न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो सर्च पार्टी के फाइनल डेस्टिनेशन और क्लाइमैक्स का बेस बनता है। चैप्टर एंड। चैप्टर 68 इन सर्च ऑफ द कास्टवेज, चैप्टर XX अनक्री डांजलनवी, पार्ट 1 ऑफ 2। चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर की शुरुआत एक गहरे मायूसी के सीन से होती है। डंकन यार्ड पर सवार पूरी टीम को अब यह सच पता चल चुका है कि कैप्टन ग्रांट की मिस्टीरियस सिचुएशन और उनके ठिकानों का सच एटन के खुलासों से भी साफ नहीं हो पाया है। क्वार्टर मास्टर एटन के पास ऐसा कोई क्लू या जानकारी नहीं थी जो डंकन को असली ब्रिटानिया तक पहुंचा सके। इस वजह से बोर्ड पर सन्नाटा और मायूसी छा जाती है। सबको एटन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें टूट चुकी थी। इसके बाद यार्ड का रास्ता वही रखा जाता है, लेकिन अब एक नया और कड़ा फैसला लेना बाकी था, वो ये कि एटन को किस सुनसान आइलैंड पर छोड़ा जाए। पैगनल और जॉन मैंगल्स मिलकर बोर्ड के मैप्स को खंगालते हैं। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच ठीक 37वें पैरेलल पर एक अकेला और भूला भटका आइलैंड नजर आता है जिसका नाम मरिया थेरेसा है। ये जगह अमेरिकन कोस्ट से 3500 मील और न्यूजीलैंड से 1500 मील दूर एक खतरनाक और वीरान रॉक की तरह समंदर में दफन थी। इसके उत्तर में पामोतू आर्किपेलगो था और दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ पोलर क्षेत्र की अंतहीन बर्फ की दीवारें थी। यहां कोई शिप नहीं आता था, दुनिया का कोई शोर यहां नहीं पहुंचता था, सिर्फ तूफानी पक्षी इस पर बैठते थे। कई मैप्स में तो इस चट्टान का नामो निशान भी नहीं था। लॉर्ड ग्लेनार्वन एटन को इस पूरी सिचुएशन से अवगत कराते हैं। एटन अपनी किस्मत मान लेता है और दुनिया से कटकर इस वीरान जगह पर रहने के लिए तैयार हो जाता है।
डंकन का रुख अब मारिया थेरेसा की तरफ मोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद दोपहर के 2 बजे लुकआउट पॉइंट से समंदर के क्षितिज पर जमीन का एक टुकड़ा दिखाई देता है। वो मारिया थेरेसा था, नीचा, लंबा और पानी से बमुश्किल बाहर निकला हुआ, जो दूर से किसी विशाल समुद्री वेल सटेशा जैसा नजर आ रहा था। याट अभी भी 30 मील दूर था और डंकन की स्पीड 16 नॉट प्रति घंटे की रफ्तार से पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती है, सूरज की रोशनी में आइलैंड का अजीबोगरीब सिलहूट उभर कर सामने आता है। शाम के 5 बजे जॉन मैंगल्स को आसमान की तरफ उठती हुई हल्की सी धुआं जैसी चीज दिखती है। वो पैगानेल से पूछते हैं कि क्या ये कोई एक्टिव वोल्कानो है। पैगानेल जवाब देते हैं कि मारिया थेरेसा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह किसी अंडरवाटर भूचाल या वोल्केनिक एक्टिविटी का नतीजा हो। ग्लेनारवान फिक्र जताते हैं कि अगर यह किसी विस्फोट से बनी है तो क्या ये कभी भी पानी में डूब सकती है। पैगानेल कहते हैं कि इसकी मौजूदगी सदियों से है, इसलिए ये सेफ है। जॉन मैंगल्स डिसाइड करते हैं कि रात के अंधेरे में अनजान कोस्ट पर याट को जोखिम में डालना ठीक नहीं होगा। वे सुबह होने का इंतजार करने का फैसला लेते हैं। रात के 9 बजे अंधेरे के बीच एक चमकती हुई रोशनी और आग का गोला दिखाई देता है। पैगानेल इसे वोल्कानो मानते हैं, लेकिन जॉन मैंगल्स पॉइंट आउट करते हैं कि इस दूरी पर कोई धमाका या आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, जबकि ईस्ट विंड के साथ कोई आवाज नहीं आ रही है। यह आग किसी लाइट हाउस की तरह टिमटिमा रही थी। अचानक जॉन मैंगल्स को बीच की तरफ एक और लाइट दिखती है जो मूव कर रही थी, हिल डुल रही थी। ग्लेनारवान हैरान होकर पूछते हैं कि क्या यह आइलैंड आबाद है। पैगानेल कहते हैं कि शायद यहाँ कोई जंगली लोग रहते हैं, और अगर ऐसा है तो वे एटन को यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह किसी सजा से कम नहीं होगा। ग्लेनारवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें एटन की जान बचाने का प्रॉमिस किया है, इसलिए वे कोई और वीरान आइलैंड ढूंढ लेंगे। साथ ही पैगानेल वार्निंग देते हैं कि न्यूजीलैंड के ट्राइब्स शिप्स को भ्रमित करने के लिए ऐसे मूविंग फायर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। रात के 11 बजे तक पैसेंजर्स और क्रू अपने कैबिन में चले जाते हैं। डेक पर सिर्फ पहरेदार और स्टीयरिंग पर खड़ा नाविक रह जाता है। ऐसे साइलेंट और टेंस माहौल में मेरी ग्रांट और रॉबर्ट डेक पर आते हैं। भाई बहन समंदर की फॉस्फोरस वाली चमक और डंकन के रास्ते को उदास आंखों से देखते हैं। दोनों के दिलों में अपने पिता कैप्टन ग्रांट को लेकर अजीब सी कश्मकश चल रही है। क्या वे अभी भी जिंदा हैं? क्या उन्हें ढूंढना छोड़ देना चाहिए? बिना उनके इस जिंदगी का क्या मतलब होगा? लेकिन लॉर्ड और लेडी ग्लेनारवान के एहसानों को भी वे नहीं भूलते। छोटा रॉबर्ट, जिसे इस मुसीबत ने वक्त से पहले समझदार बना दिया था, अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वो अपने पिता के शब्दों को याद करता है कि हिम्मत हर चीज की कमी को पूरा कर देती है। रॉबर्ट अपनी बहन को चौंका देने वाला एक फैसला सुनाता है। वो बड़ा होकर अपने पिता और कैप्टन जॉन की तरह एक नाविक मैरन बनेगा। वो अपनी जिंदगी अपने पिता को ढूंढने के मकसद के लिए समर्पित कर देगा। वो मैरी को समझाता है कि घर को संभालते हुए वो मैलकॉम कैसल में सुरक्षित रहेगी और तब तक वो और जॉन मिलकर उनके पिता को खोज निकालेंगे। मैरी अपने भाई के इस जुझारू और पावन संकल्प को देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। रॉबर्ट की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वह अपने पिता की ही परछाई बन गया हो। तभी उस शांत रात के समंदर में एक ऐसा मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाला इंसिडेंट होता है जो किसी सुपरनैचुरल घटना जैसा लगता है। भाई और बहन दोनों एक साथ एक ही वक्त पर एक जैसी मानसिक तरंगों मैग्नेटिक कम्युनिकेशन से एक अजीब सी हेलोसिनेशन या सच का सामना करते हैं। समंदर की अंधेरी और चमकती हुई लहरों के बीच से उन्हें एक गहरी, दर्दनाक और चीखती हुई आवाज सुनाई देती है जो सीधे उनके दिल को चीर देती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, अमुआ, अमुआ। रॉबर्ट डरकर चिल्लाता है कि क्या मैरी ने भी वह आवाज सुनी। दोनों रेलिंग से झुककर उस अगाध अंधेरे समंदर में झांकते हैं, लेकिन सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखता। मैरी खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि यह उनका वहम है, वे शायद बीमार हैं। लेकिन तभी एक और दर्दनाक पुकार गूंजती है और दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल पड़ती है, मेरे पिता, मेरे पिता, मून पैर, मून पैर। यह इमोशनल झटका मैरी ग्रांट बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बेसुध होकर रॉबर्ट की बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। रॉबर्ट पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाता है, बचाइए, मेरी बहन, मेरे पिता। उसकी आवाज सुनकर स्टीयरिंग वाला नाविक, डेक के गार्ड्स, जॉन मैंगल्स, लेडी हेलेना और ग्लेनारवान घबराकर भागते हुए वहां पहुंचते हैं। रॉबर्ट रोते हुए चिल्लाता है कि उसके पिता समंदर में हैं और उसने तथा मैरी ने उनके पिता की आवाज सुनी है। होश में आने के बाद मैरी भी पागल सी होकर चिल्लाती है और समंदर में कूदने की कोशिश करती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने अपने पिता की डूबती हुई और अलविदा कहती हुई आवाज साफ सुनी है। सदमे और घबराहट से उस बेचारी लड़की के हाल बेहाल हो जाते हैं और आखिरकार उसे संभालकर उसके कैबिन में ले जाया जाता है।
चैप्टर एंड। चैप्टर्स XX पार्ट 2 ऑफ 2 चैप्टर स्टार्ट। हेलेना उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास गई, जबकि रॉबर्ट बार बार एक ही रट लगाए जा रहा था, मेरे पापा वही हैं। मुझे पूरा यकीन है, माय लॉर्ड। इस दर्दनाक नज़ारे को देखने वाले आखिरकार समझ गए कि कैप्टन के दोनों बच्चे किसी अजीब से वहम यानी हेलुसिनेशन का शिकार हो गए हैं। लेकिन उनके इस तरह से बुरी तरह से भटके हुए सेंस को कैसे सही किया जाए? फिर भी ग्लेनरवन ने एक आखिर कोशिश की। उसने रॉबर्ट का हाथ पकड़ा और उससे बोला, क्या तुमने सच में अपने पापा की आवाज़ सुनी, मेरे बच्चे? हाँ माय लॉर्ड, बिल्कुल वहां, लहरों के बीच में। वो चिल्ला रहे थे, बचाओ, मुझे बचाओ। और तुमने उस आवाज़ को पहचान लिया? क्या मैंने उनकी आवाज़ पहचानी, माय लॉर्ड? ओह हाँ, मैं कसम खाता हूं, मेरी बहन ने भी उसे सुना, उसने भी मेरी तरह पहचान लिया। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम दोनों भाई बहन गलत होंगे? माय लॉर्ड, चलिए मेरे पापा को बचाने एक नाव लाओ। ग्लेनरवन समझ गया कि वो उस बेचारे बच्चे को इस वहम से बाहर नहीं निकाल पाएगा। फिर भी उसने एक आखिर कोशिश के तौर पर स्टीयरिंग संभालने वाले आदमी को आवाज दी। हॉकिंस, उसने पूछा, जब मिस मैरी पर यह अजीब सा दौरा पड़ा था, तब तुम कहाँ थे? जी, आपके हुजूर, हॉकिंस ने जवाब दिया, मैं व्हील के पास ही था। और तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? कुछ भी नहीं देखा तुमने? रॉबर्ट, अगर वो हॉकिंस के पापा होते, तो छोटा बच्चा पूरे जोश के साथ बोला, तो हॉकिंस कभी ये नहीं कहता कि उसने कुछ नहीं सुना। वो मेरे पापा ही थे, माय लॉर्ड। मेरे पापा। रॉबर्ट की आवाज़ एक सिसकी के साथ दम तोड़ गई। वो एकदम पीला पड़ गया और चुपचाप बेहोश होकर गिर पड़ा। ग्लेनरवन ने रॉबर्ट को उठाकर उसके बिस्तर पर लिटाया और इमोशन से पूरी तरह टूट चुका बच्चा गहरी नींद में डूब गया। बेचारे अनाथ बच्चे, जॉन मेंगल ने कहा, भगवान इनका बहुत ही खतरनाक इम्तहान ले रहा है। हाँ, ग्लेनरवन ने जवाब दिया, लगता है दोनों के दर्द की हद इतनी बढ़ गई थी कि दोनों को एक ही समय पर एक जैसा वहम हो गया। दोनों को एक साथ। पैगनल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत अजीब है। साइंस इस बात को कभी सच नहीं मानेगा। इसके बाद पैगनल भी झुककर समंदर की तरफ देखने लगा और कान लगाकर सुनने लगा। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। पैगनल ने जोर से आवाज देकर पुकारा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत अजीब बात है। जियोफ्रैगर अपनी केबिन में वापस जाते हुए बार बार यही कह रहा था। विचारों और दुखों का आपस में ऐसा कनेक्शन भी किसी फिनोमेना को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगली सुबह 8 मार्च को सुबह के 5 बजे, यानी भोर होते ही, पैसेंजर्स, जिनमें रॉबर्ट और मैरी भी शामिल थे, क्योंकि उन्हें रोकना नामुमकिन था, डंकन के डेक पर जमा हो गए। हर कोई उस जमीन को पास से देखना चाहता था जिसकी एक झलक कल मिली थी। सबकी दूरबीनें उस टापू के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बेताबी से टटोल रही थी। याट उस टापू के किनारे किनारे महज 1 मील की दूरी पर चल रही थी। अब हर छोटी से छोटी चीज साफ नजर आ रही थी। तभी रॉबर्ट के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। बच्चा चिल्लाकर बोला कि उसे 2 आदमी दौड़ते और हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ तीसरा आदमी एक झंडा लहरा रहा है। इंग्लैंड का झंडा, जॉन मेंगल ने चिल्लाकर कहा, जिसने झट से अपनी दूरबीन उठा ली थी। बिल्कुल सही, पैगनल ने जोर से कहा और तुरंत मुड़कर रॉबर्ट की तरफ देखने लगा। माय लॉर्ड, रॉबर्ट ने गुस्से और खुशी से कांपते हुए कहा, माय लॉर्ड, अगर आप नहीं चाहते कि मैं तैरकर इस टापू पर जाऊं, तो फौरन एक नाव समंदर में उतारिए। आह माय लॉर्ड, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस जमीन पर सबसे पहले कदम रखने दीजिए। जहाज पर सन्नाटा छा गया। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्या सच में? इस 37वें पैरेलल वाले सुनसान टापू पर 3 आदमी हैं, और वो भी इंग्लिश नाविक, और हर कोई कल रात वाली घटना को याद करके कांप उठा, जब रॉबर्ट और मैरी ने वो आवाज सुनी थी। हो सकता है बच्चों को एक बात में गलतफहमी हुई हो। आवाज शायद उन तक पहुंची हो, लेकिन क्या वो आवाज वाकई उनके पिता की हो सकती थी? नहीं, 1000 बार नहीं, अफसोस। और हर कोई उस भयानक सच्चाई के बारे में सोचकर कांप रहा था जो उनका इंतजार कर रही थी, कि कहीं ये नया झटका उनकी बर्दाश्त के बाहर न हो जाए। लेकिन उन्हें कोई कैसे रोकता? लॉर्ड ग्लेनरवन में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। नाव को उतारो, उसने हुक्म दिया। 1 ही मिनट में नाव को समंदर में उतार दिया गया। कैप्टन के दोनों बच्चे, ग्लेनरवन, जॉन मेंगल और पैगनल उसमें कूद पड़े, और 6 मल्लाहों की जानलेवा ताकत से वो नाव लहरों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। किनारे से महज 10 गज की दूरी पर मैरी के गले से एक चीख निकल पड़ी, जो कलेजा चीर देने वाली थी। मेरे पापा। किनारे पर 2 आदमियों के बीच में एक इंसान खड़ा था। उसकी लंबी और मजबूत काया, उसका चेहरा, जिसमें नरमी और बहादुरी दोनों का गजब का मेल था, साफ बता रहा था कि वो मैरी और रॉबर्ट ग्रांट का ही पिता है। यह वही इंसान था जिसकी शक्ल सूरत के किस्से दोनों बच्चों ने इतनी बार सुनाए थे।
उनके दिलों ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। वो उनके अपने पापा थे, कैप्टन ग्रांट खुद थे। कैप्टन ने मैरी की चीख सुन ली, अपनी बाहें फैलाईं और किसी बिजली की तरह तड़पकर रेत पर बेसुध होकर गिर पड़े। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में कैप्टन ग्रांट के दोनों बच्चे, रॉबर्ट और मैरी, और उनके साथी आखिरकार उस गुमनाम टापू पर पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन ग्रांट सालों से फंसे हुए थे। बच्चों को पहले जो अजीब आवाजें सुनाई दी थी वो उनका वहम नहीं बल्कि हकीकत साबित होती हैं, क्योंकि अंत में उन्हें उनके पिता सचमुच उस वीरान किनारे पर मिल जाते हैं। वॉट रियली हैपेंड। यहाँ जूल वन ने इंसानी जज्बातों और उम्मीद की ताकत को बहुत गहराई से दिखाया है। बच्चों का अपने पिता के लिए जो अटूट विश्वास था, उसने आखिरकार सारे संदेहों को गलत साबित कर दिया। हालांकि शुरुआत में सबको लगा कि बच्चे सदमे की वजह से हेलुसिनेशन का शिकार हो गए हैं, लेकिन उनका दिल सच पहचान चुका था। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन। इस कहानी में कोई सुपरनैचुरल पावर या मैजिक सिस्टम नहीं है। यहाँ इंसानी हिम्मत, इनर इंस्टिंक्ट, अंदरूनी एहसास और अपनों के प्रति प्यार ही वो ताकत है जो कैरेक्टरों को नामुमकिन लगने वाली मंजिलों तक पहुंचाती है। लॉ कनेक्शंस। ये चैप्टर पूरी इन सर्च ऑफ द कैप्टिव्स, इन सर्च ऑफ द कास्टअवेज की जर्नी का क्लाइमैक्स और सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। पिछले कई चैप्टरों से जिस कैप्टन ग्रांट की तलाश साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खतरनाक रास्तों पर चल रही थी, उसकी तलाश का आखिरी पड़ाव इस टापू पर आकर पूरा होता है। चैप्टर एंड। चैप्टर 69 लिटिल टेबा, पार्ट 1 ऑफ 2। चैप्टर स्टार्ट। खुशी के मारे कोई नहीं मरता, क्योंकि यॉट पर उठाए जाने से पहले ही पिता और दोनों बच्चे होश में आ चुके थे। उस सीन को कोई कैसे बयां करे, शब्द कम पड़ जाएंगे। इन तीनों को इस तरह खामोश गले मिलते देख पूरा क्रू इमोशनल हो गया था और सबकी आंखें नम थी। डेक पर कदम रखते ही हैरी ग्रांट घुटनों के बल बैठ गए। उस डिवोटेड स्कॉटिश आदमी ने अपनी मातृभूमि जैसी इस धरती को छूते हुए सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बचा लिया। फिर लेडी हेलेना, लॉर्ड आधा गल पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन और उनके साथियों की तरफ मुड़कर उन्होंने भर्राई हुई आवाज में सबका थैंक्स किया। बस कुछ ही शब्दों में आइलैंड से यॉट तक की उस छोटी सी राइड में उनके बच्चों ने उन्हें डंकन की पूरी कहानी बता दी थी। इस नोबल लेडी और उनके साथियों का उन पर कितना बड़ा कर्ज चढ़ चुका था। लॉर्ड आधा गल पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन से लेकर सबसे छोटे नाविक तक, क्या सबने उनके लिए स्ट्रगल नहीं किया था, तकलीफें नहीं झेली थी? हैरी ग्रांट ने अपने दिल के जज्बातों को इतनी सादगी और शान से बयां किया, उनका मर्दानी चेहरा इतनी पवित्र और मीठी खुशी से चमक रहा था कि पूरा क्रू अपनी सारी परेशानियों को भूलकर अंदर तक फुल सेटिस्फाई महसूस करने लगा। वो पत्थर दिल मेजर की आंखें भी नम हो गईं और वो चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। और हमारे प्यारे पगनेल तो ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा बिना किसी झिझक के रोता है। हैरी ग्रांट की नजरें अपनी बेटी से हट ही नहीं रही थी। वो उसे बेहद खूबसूरत और चार्मिंग पा रहे थे। वो बार बार यही बात लेडी हेलेना से कह रहे थे, मानो इस बात की गवाही मांग रहे हों कि उनका पिता वाला प्यार उन्हें अंधा नहीं कर रहा है। फिर अपने बेटे की तरफ मुड़कर बोले, अरे ये कितना लंबा हो गया है, एकदम मर्द बन गया है मेरा बेटा। वो खुशी से चीख पड़े और अपने इन दोनों जिगर के टुकड़ों पर वो उन सारे ढेरों प्यार को लुटाने लगे जो उन्होंने 2 साल के अलगाव में अपने दिल में संभाल कर रखे थे। रॉबर्ट ने एक एक करके अपने सारे दोस्तों से उनका इंट्रोडक्शन कराया और हर बार बात कहने का तरीका बदल दिया, भले ही हर एक के बारे में उसे वही सेम तारीफ करनी पड़ी हो। बात दरअसल ये थी कि दोनों यतीम बच्चों के लिए हर एक शख्स ने अपनी तरफ से बेस्ट किया था। जब जॉन मेंगल्स की बारी आई तो वो यंग कैप्टन किसी टीनेजर की तरह शर्मा गया और मैरी के पापा से बात करते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। इसके बाद लेडी हेलेना ने कैप्टन ग्रांट को इस पूरे सफर की कहानी सुनाई और उन्हें अपने बेटे और बेटी पर गर्व महसूस कराया। हैरी ग्रांट ने अपने यंग हीरो बेटे के कारनामों के बारे में सुना और जाना कि कैसे इस छोटे से बच्चे ने लॉर्ड आधा गल पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन को उनके पिता के कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया था। फिर जॉन मेंगल्स ने मैरी के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं कि लेडी हेलेना के इशारे पर हैरी ग्रांट ने अपनी बेटी का हाथ उस बहादुर यंग कैप्टन के हाथ में थमा दिया और लॉर्ड लेडी आधा गल पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन की तरफ मुड़कर बोले, माय लॉर्ड और मैडम, आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। जब सारी बातें 1000 बार दोहराई जा चुकी तब आधा गल पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन ने हैरी ग्रांट को आयरटन के बारे में सब कुछ बताया। ग्रांट ने क्वार्टर मास्टर के उस बयान पर मोहर लगा दी जिसमें उसने ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर उतारे जाने की बात कही थी। वो एक स्मार्ट और डेयरिंग इंसान है, उन्होंने आगे कहा, जिसे उसकी बुरी आदतों और जज्बातों ने रास्ते से भटका दिया। दुआ करो कि उसका पछतावा और रिपेंटेंस उसे एक बेहतर इंसान बना दे। लेकिन आयरटन को टाहोर आइलैंड पर शिफ्ट करने से पहले हैरी ग्रांट अपने नए दोस्तों को अपनी इस चट्टानी दुनिया की सैर कराना चाहते थे। उन्होंने सबको अपने लकड़ी के घर घूमने और ओशन वाले रॉबिन्सन की टेबल पर साथ बैठकर खाने का इनवाइट दिया। आधा गल पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन और उनके साथियों ने इस दावत को खुशी खुशी मंजूर कर लिया।
रॉबर्ट और मैरी ग्रांट उस सुनसान जगह को देखने के लिए बेताब थे जहां उनके पिता ने उन्हें याद करके इतने आंसू बहाए थे। एक बोट तैयार की गई और पिता, दोनों बच्चे, लॉर्ड और लेडी आधा ग लपे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन, मेजर, जॉन मैंगल्स और पगनेल सबने जल्द ही टाहोर आइलैंड की जमीन पर कदम रखा। कुछ ही घंटों में हैरी ग्रांट की इस जागीर का पूरा चक्कर लगाया जा सकता था। सच कहें तो ये समंदर के अंदर मौजूद किसी पहाड़ की चोटी जैसी जगह थी, एक ऐसा पठार जहां बेसल्ट की चट्टानें और ज्वालामुखी के अवशेष भरे पड़े थे। धरती के पुराने जियोलॉजिकल टाइम्स में ये पहाड़ पैसिफिक ओशन की गहराइयों से अंडरग्राउंड आग की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठा था, लेकिन सदियों से वो ज्वालामुखी शांत पड़ा था और उसका क्रेटर भरकर समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड बन गया था। फिर वहां मिट्टी बनी, पेड़ पौधे पनपे, वहां से गुजरने वाले कुछ व्हेल हंटर्स ने पालतू जानवर जैसे बकरियां और सूअर वहां छोड़ दिए जो जंगल में तेजी से बढ़ने लगे, और इस तरह समंदर के बीच खोए इस आइलैंड पर तीनों किंगडम, जीव, पौधे, चट्टान, आबाद हो गए। जब ब्रिटानिया के नाविक यहां भागकर आए थे तो इंसान के हाथों ने नेचर के इस काम को और संवार दिया। 2.5 साल के अंदर हैरी ग्रांट और उनके साथियों ने अपने इस छोटे से आइलैंड का कायाकल्प कर डाला था। केयरफुली जोती गई जमीन के कई एकड़ हिस्से में बेहतरीन क्वालिटी की सब्जियां उग रही थी। विजिटर्स हरेहरे गम के पेड़ों की छांव में बने उस घर तक पहुंचे। उसकी खिड़कियों के बाहर सूरज की किरणों में चमकता हुआ खूबसूरत समंदर फैला हुआ था। हैरी ग्रांट ने उन खूबसूरत पेड़ों की छांव में अपनी डाइनिंग टेबल लगवाई और सब वहीं बैठ गए। एक बच्चे का रोस्टेड गोश्त, नौडों का ब्रेड, दूध के कुछ कटोरे, जंगली चिकोरी के 2-3 पत्ते और साफ सुथरा ठंडा पानी, यही सब इस सिंपल सी दावत का हिस्सा था जो किसी प्राचीन आर्केडियन गडरियों जैसी शान रखती थी। पगनेल तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रॉबिन्सन क्रूसो वाले उनके पुराने ख्यालों का भूत फिर से उनके दिमाग पर सवार हो गया था। उस कमीने आयरटन को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उन्होंने एक्साइटेड होकर चिल्लाकर कहा। यह आइलैंड तो एकदम जन्नत है यार। हाँ, हैरी ग्रांट ने जवाब दिया, 3 गरीब अनाथों के लिए जन्नत है जिन्हें ऊपर वाले ने यहां महफूज रखा है। लेकिन मुझे इस बात का मलाल है कि मारिया थेरेसा कोई बहुत बड़ा और उपजाऊ आइलैंड नहीं है, जहां बहने के लिए एक अदद नदी हो ना कि बस एक छोटी सी धारा, और जहाजों के रुकने के लिए कोई पोर्ट हो ना कि समंदर की लहरों से पिटने वाली एक छोटी सी खाड़ी। और वो क्यों, कैप्टन? आधा गल्ला पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन ने पूछा। इसलिए क्योंकि मैं यहां पैसिफिक में स्कॉटलैंड के लिए एक नई कॉलोनी की नींव रखना चाहता था। अहें। कैप्टन ग्रांट, आधा गल्ला पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन बोले, तो क्या आपने उस आइडिया को छोड़ा नहीं है जिसने हमारी पुरानी मातृभूमि में आपको इतना पॉपुलर बना दिया था? बिल्कुल नहीं, माय लॉर्ड, और भगवान ने आपके जरिए मुझे इसलिए नहीं बचाया कि मैं चुप बैठूं, बल्कि इसलिए कि मैं अपना ये सपना पूरा कर सकूं। हमारी पुरानी कैलेडोनिया के उन गरीब भाइयों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं, इस नई जमीन पर तंगी से बचने का एक ठिकाना होना चाहिए। हमारी प्यारी मातृभूमि का भी इन समंदरों में एक अपना खुद का उपनिवेश होना चाहिए, सिर्फ उसका अपना, जहां उसे यूरोप वाली लाचारी से थोड़ी आज़ादी और सुकून मिल सके। वाह, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, कैप्टन ग्रांट, लेडी हेलेना ने कहा। यह एक बहुत शानदार सपना है और एक बड़े दिल वाले इंसान के ही लायक है। लेकिन इस छोटे से आइलैंड का क्या? नहीं मैडम, ये तो बस कुछ लोगों का पेट भरने लायक एक चट्टान भर है, जबकि हमें तो शुरुआती दौर के सभी खजाने से भरी हुई एक विशाल और उपजाऊ जमीन चाहिए। तो फिर ठीक है कैप्टन, आधा गल्ला पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन चिल्लाकर बोले। फ्यूचर हमारा है और उस जमीन की तलाश हम सब मिलकर करेंगे। इस वादे पर मुहर लगाने के लिए हैरी ग्रांट और आधा गल्ला पे ए की मात्रा न पे आ की मात्रा रवन के हाथ एक बार फिर कसकर मिल गए। इसके बाद उसी आइलैंड पर, उसी छोटे से घर के अंदर, हर कोई ब्रिटानिया के उन नाविकों की 2 साल की उस लंबी तन्हाई की कहानी सुनना चाहता था। हैरी ग्रांट ने अपने नए दोस्तों की इस इच्छा को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं की। मेरी कहानी, उन्होंने कहा, हर उस रॉबिन्सन जैसी है जो किसी वीरान टापू पर फेंक दिया जाता है और जो सिर्फ भगवान और खुद पर भरोसा करके समंदर की लहरों से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। यह 1862 की 26 से 27 जून की वो रात थी जब 6 दिन के भयंकर तूफान से बेहाल ब्रिटानिया मारिया थेरेसा की चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गया था। समंदर उफान पर था, किसी को बचाना नामुमकिन था और मेरा पूरा बदनसीब क्रू मारा गया। सिर्फ मेरे 2 नाविक, बॉब लियर्स, जो बेल और मैं, हम तीनों 20 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार इस कोस्ट तक पहुंचने में कामयाब रहे। जिस जमीन ने हमें पनाह दी वो 2 मील चौड़ी और 5 मील लंबी एक वीरान जगह थी, जिसके अंदर की तरफ बमुश्किल 30 पेड़ थे, कुछ घास के मैदान थे और एक मीठे पानी का झरना था जो खुदा की रहमत से कभी नहीं सूखा। इस दुनिया के इस कोने में अपने 2 नाविकों के साथ अकेले होने के बावजूद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने भगवान पर भरोसा रखा और डटकर मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। मेरे इन वफादार साथियों, मेरे दोस्तों बॉब और जो ने मेरा पूरा साथ दिया, हमारे आदर्श डैनियल डिफो के उस मशहूर
रॉबिन्सन की तरह हमने सबसे पहले जहाज के मलबे से बची हुई चीजें, औजार, थोड़ा सा बारूद, हथियार और कीमती बीजों का एक थैला इकट्ठा किया। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन जल्द ही शिकार और मछली पकड़ने से हमारे खाने का इंतजाम हो गया, क्योंकि टापू के अंदर जंगली बकरियां भरी पड़ी थीं और कोस्ट पर समंदर के जीव जंतुओं की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे हमारी जिंदगी एक पटरी पर आ गई। मेरे पास मेरे इंस्ट्रूमेंट्स सलामत बच गए थे, जिनकी मदद से मुझे इस आइलैंड की सटीक लोकेशन पता चल गई थी। इस पोजीशन की वजह से हम जहाज़ों के आने जाने वाले रास्तों से बहुत दूर थे और किसी चमत्कारी संयोग के अलावा हमारा यहां से निकलना नामुमकिन था। अपनों की यादें मुझे जरूर सताती थीं, जिन्हें मैं शायद कभी दोबारा नहीं देख पाता, लेकिन मैंने इस इम्तिहान को हिम्मत के साथ कबूल किया और हर दिन मेरी दुआओं में मेरे दोनों बच्चों का नाम शामिल रहता था। फिर भी हम चुपचाप बैठे नहीं रहे, बल्कि लगातार मेहनत करते रहे। ब्रिटानिया से बचाए गए बीजों से जल्द ही हमने कई एकड़ जमीन पर खेती शुरू कर दी। आलू, चिकोरी और सोरेल ने हमारे खाने को और हेल्दी बना दिया, और फिर दूसरी सब्जियां भी उगाएं। हमने कुछ छोटे जंगली बच्चों को पकड़ा, जिन्हें आसानी से पालतू बना लिया गया। हमें दूध और मक्खन मिलने लगा। सूखे नालों में उगने वाला NARDOU हमारे लिए एक मोटे अनाज की रोटी का काम करने लगा, और अब हमें अपनी बेसिक जरूरतों की कोई फिक्र नहीं रही। हमने ब्रिटानिया के मलबे की लकड़ियों से एक लकड़ी का घर बना लिया था। उस पर तारकोल से पुती हुई पालें मजबूती से ढकी हुई थीं और उस मजबूत छत के नीचे हमने बरसात का मौसम आराम से काट लिया। उसी घर में बैठकर हमने न जाने कितने प्लान्स बनाए, कितने सपने देखे, जिनमें से सबसे बेहतरीन वाला सपना अभी अभी सच हुआ है। शुरू में मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि जहाज के मलबे से एक छोटी नाव बनाकर इस समंदर को पार कर जाऊं, लेकिन यहां से सबसे नजदीकी जमीन यानी पोमोटू आर्किपेलागो के द्वीप 1500 मील दूर थे। इतनी लंबी दूरी कोई भी छोटी नाव झेल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने यह विचार छोड़ दिया और अपनी मुक्ति के लिए सिर्फ ऊपर वाले के करिश्मे का इंतजार करने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, टापू की चट्टानों पर खड़े होकर हमने न जाने कितनी बार दूर समंदर में जहाजों का इंतजार किया है। हमारे इस एक्साइल के दौरान क्षितिज पर बस 2 या ढाई बार ही कोई पाल दिखाई दी, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो गई। ऐसे ही 2.5 साल बीत गए। हम अब उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन हमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी थी। आखिरकार कल शाम को मैं इस टापू की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा हुआ था। तभी पश्चिम की तरफ मुझे हल्का सा धुआं दिखाई दिया। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जल्द ही एक जहाज मेरी आंखों के सामने साफ नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है, लेकिन क्या वो इस टापू से बचकर नहीं निकल जाता जहां रुकने के लिए कोई सेफ जगह नहीं थी? अरे, वो बेचैनी भरा दिन कैसा था, और मेरा दिल उस वक्त सीने के अंदर टूटने से कैसे बच गया। मेरे साथियों ने मारिया थेरेसा की एक चोटी पर आग जला दी। रात हो गई, लेकिन उस यॉट ने कोई पहचान का सिग्नल नहीं दिया। मुक्ति हमारे ठीक सामने थी। क्या हम उसे अपनी आंखों के सामने यूं ही गायब होते देखते? मैंने अब और देर नहीं की। अंधेरा गहराता जा रहा था। जहाज रात के वक्त ही टापू को पार करके निकल सकता था। मैंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उम्मीद ने मेरी ताकत को तिगुना कर दिया था। मैं सुपरनैचुरल एनर्जी के साथ पानी की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं यॉट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और बस 30 गज की दूरी बची होगी कि तभी उसने अपना रास्ता बदल लिया। तभी मैंने वो चीख निकाली जो मेरे दोनों बच्चों के अलावा किसी ने नहीं सुनी और जो कोई वहम नहीं थी। उसके बाद मैं पूरी तरह थककर, इमोशंस और थकान से हारकर वापस किनारे पर लौट आया। मेरे दोनों साथियों ने मुझे लगभग आधी मरी हुई हालत में संभाला। हमारे इस टापू पर बिताई गई वो आखिरी रात सबसे भयानक रात थी और हमें लगा कि हम हमेशा के लिए भूल भुला दिए गए हैं। तभी सुबह होते ही मैंने उस यॉट को धीरे धीरे भाप के सहारे चक्कर लगाते हुए देखा। आपकी बोट पानी में उतारी गई। हम बचा लिए गए, और भगवान की बेनतहा रहमत से मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, वहीं खड़े होकर अपनी बाहें मेरी तरफ फैला रहे थे। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में लॉर्ड आधा ग लपे ए की मात्रा नपे आ की मात्रा रवन और उनकी टीम आखिरकार मारिया थेरेसा टाहोर आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहां उन्हें कैप्टन हैरी ग्रांट और उनके 2 नाविक मिल जाते हैं। पिता और बच्चों, रॉबर्ट और मैरी, का यह मिलन बेहद इमोशनल होता है। कैप्टन ग्रांट अपने पिछले 2.5 साल के संघर्ष की पूरी कहानी सबको सुनाते हैं कि कैसे ब्रिटानिया जहाज के टूटने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ इस वीरान चट्टान को अपने रहने लायक बनाया, खेती की और सरवाइव किया। अंत में वे स्कॉटलैंड के लिए पैसिफिक में एक नई कॉलोनी बसाने के अपने बड़े सपने को भी साझा करते हैं। वॉट रियली हैपेंड। यहाँ जूल वन ने इंसानी जज्बे और सर्वाइवल की ताकत को बहुत गहराई से दिखाया है। हैरी ग्रांट का कैरेक्टर ये साबित करता है कि कितनी भी भयानक परिस्थितियां क्यों न हो, अगर इंसान उम्मीद न छोड़े और भगवान पर भरोसा रखे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इसके अलावा आयरटन का पिछला अतीत और उसका सुधरने का चांस भी इस बात का प्रतीक है कि गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन पछतावा और सही राह इंसान को दोबारा सम्मान दिला सकती है।
पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन यहाँ कोई जादुई पावर सिस्टम नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से 19वीं सदी की टेक्नोलॉजी, नेविगेशन टूल्स और ह्यूमन सर्वाइवल स्किल्स जैसे शिकार करना, खेती करना, कंपास और सेक्सटेंट का इस्तेमाल करना पर आधारित है, जो उस दौर के एडवेंचर नॉवेल्स की खूबी हुआ करती थी। लॉ कनेक्शंस ये चैप्टर पूरी इन सर्च ऑफ द कास्टअवेज की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिछले कई चैप्टर से जिस खोज सर्च की तलाश में पूरी टीम भटक रही थी और जो सुराग आयरटन के जरिए मिले थे, वो आखिरकार सच साबित हुए। ये चैप्टर कैप्टन ग्रांट के उस पुराने विजन को भी सामने लाता है जो आगे चलकर उनके परिवार और साथियों के फ्यूचर गोल्स को शेप देगा। चैप्टर एंड। चैप्टर्स 69 चैप्टर स्टार्ट। हैरी ग्रांट का ये किस्सा मैरी और रॉबर्ट के प्यार भरे आंसुओं और दुलार के बीच जाकर खत्म हुआ। और भाई, तब जाकर कहीं कैप्टन को ये बात समझ में आई कि उनकी जान असल में उस अजीबोगरीब पहेलीनुमा खत की वजह से बची थी। वही खत जिसे उन्होंने अपने पोत डूबने के 8 दिन बाद एक बोतल में बंद करके समंदर की लहरों के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन जरा सोचिए, जब कैप्टन ग्रांट ये सब सुना रहे थे तो जेग्स पागैनल के दिमाग में क्या चल रहा था? हमारे शानदार जोग्राफर साहब अपने दिमाग में उस खत के एक एक शब्द को 1000वीं बार घुमा रहे थे। वो उन तीनों इंटरप्रिटेशंस को बार बार याद कर रहे थे, और भाई, तीनों की तीनों गलत निकली थी। आखिर समंदर के पानी से गले सड़े उन कागजों पर यह मारिया थेरेसा द्वीप लिखा कैसे था? पागैनल से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने झट से हैरी ग्रांट का हाथ पकड़ लिया। कैप्टन, उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, क्या आप मुझे अब ये बताएंगे कि आपके उस अनसमझने वाले खत में आखिर लिखा क्या था? जोग्राफर की इस डिमांड पर वहां मौजूद हर शख्स की क्यूरियोसिटी 7वें आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि जिस पहेली का जवाब पिछले 9 महीनों से ढूंढा जा रहा था, उसका पर्दाफाश होने वाला था। तो ठीक है कैप्टन, पागैनल ने पूछा, क्या आपको उस खत के एक एक शब्द अच्छी तरह याद हैं? बिल्कुल सटीक, हैरी ग्रांट ने जवाब दिया, और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मेरी मेमोरी ने मुझे वो शब्द याद न दिलाए हों, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के सहारे हमारी इकलौती उम्मीद टिकी हुई थी। और वो शब्द क्या हैं, कैप्टन? ग्लेनावर्न ने पूछा। जल्दी बताइए यार, क्योंकि अब तो हमारी ईगो पर बात आ गई है। मैं आपको संतुष्ट करने के लिए तैयार हूं, हैरी ग्रांट ने कहा, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि बचने के चांस बढ़ाने के लिए मैंने उस बोतल में 3 अलग अलग भाषाओं में लिखे 3 खत बंद किए थे। आप कौन सा वाला जानना चाहते हैं? मतलब वो तीनों एक जैसे नहीं थे? पागैनल चीख पड़े। हाँ, बस एक नाम को छोड़कर बाकी सब सेम था। अच्छा, तो फिर फ्रेंच वाला वर्जन सुनाइए, ग्लेनावर्न ने कहा। वही है जिसे समंदर की लहरों ने सबसे ज्यादा सेफ रखा था, और उसी ने हमारी सारी थ्योरी का बेस तैयार किया था। माय लॉर्ड, लीजिए, उसका एक एक शब्द सुन लीजिए, हैरी ग्रांट ने कहा। 27 जून 1862 को ग्लासगो का 3 मास्ट वाला जहाज ब्रिटानिया पेटागोनिया से 1500 लीग दूर दक्षिणी गोलार्ध में डूब गया। किनारे पर पहुंचकर 2 नाविकों और कैप्टन ग्रांट ने टेबोर द्वीप पर शरण ली। पागैनल के मुंह से निकला। वहां हैरी ग्रांट ने अपनी बात जारी रखी। लगातार बेहद तंगी और भुखमरी की हालत में जीने के बाद उन्होंने ये खत 15 डिग्री 3 मिनट देशांतर और 37 डिग्री 11 मिनट अक्षांश से समंदर में फेंक दिया। इनकी मदद के लिए आइए, वरना ये बर्बाद हो जाएंगे। टाबोर का ये नाम सुनते ही पागैनल झटके से अपनी जगह पर खड़े हो गए, और फिर खुद पर काबू न रख पाए वो चीख पड़े, क्या? टाबोर द्वीप? अरे भाई, ये तो मारिया थेरेसा द्वीप है। बिल्कुल मिस्टर पागैनल, हैरी ग्रांट ने कहा। इंग्लिश और जर्मन मैप्स में इसे मारिया थेरेसा कहा जाता है, लेकिन फ्रेंच मैप्स में ये टाबोर है। उसी सेकंड एक जोरदार घूसा पागैनल के कंधे पर आकर लगा कि वो उस झटके से आगे की तरफ झुक गए। सच्चाई तो यह है कि यह घूसा मेजर ने मारा था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने उस गंभीर और शालीन स्वभाव को तोड़ दिया था। मेजर मैकनेब ने सबसे ठंडे और गहरी नफरत भरे लहजे में कहा, बड़े आए जोग्राफर। लेकिन पागैनल ने तो मेजर का हाथ तक महसूस नहीं किया। उस ज्योग्राफिकल झटके के आगे वो थप्पड़ किस खेत की मूली था जो उन पर टूट पड़ा था। तो कुल मिलाकर, जैसा कि उन्होंने कैप्टन ग्रांट को बताया, वो सच के कितने करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने उस नामुमकिन से दिखने वाले खत को लगभग पूरा डिकोड कर लिया था। एक एक करके पैटागोनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के नाम उनके सामने पूरी सच्चाई के साथ आ चुके थे। कॉटन, जो पहले उन्हें कोई कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप लगा था, धीरे धीरे अपनी सही मीनिंग पर आ गया, जिसका मतलब लगातार, कंटिन्यूअल था। इंडी का मतलब पहले उन्होंने इंडियन या आदिवासी समझा, और आखिर में उसका असली मतलब यानी कंगाली या तंगी, इंडिजेंस, समझ में आ गया। सिर्फ वो सड़ा हुआ शब्द अबो ही था जिसने इस जोग्राफर की अक्ल को चकमा दे दिया था। पागैनल ने जिद पकड़कर उसे अबोर्ड, किनारे पर उतरना, वर्ब का रूट समझ लिया था, जबकि वो असल में एक प्रॉपर नाउन था। टाबोर द्वीप का फ्रेंच नाम, वही द्वीप जो ब्रिटानिया के डूबे हुए यात्रियों के लिए पनाहगाह बना था। भाई,
ये गलती ऐसी थी जिससे बचना सचमुच मुश्किल था, क्योंकि डंकन जहाज के एटलस और नक्शों में इस छोटे से टापू का नाम मारिया थेरेसा ही लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, सब बेकार हो गया। पाग्यानल अपने बाल नोचते हुए चिल्लाए, मुझे ये डबल नेमिंग भूलनी नहीं चाहिए थी। यह एक माफ न करने वाली गलती है, एक ऐसे इंसान की गलती जो जियोलॉजिकल सोसाइटी का सेक्रेटरी है। मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी साख मिट्टी में मिल गई। लेडी हेलेना ने कहा, लेकिन मिस्टर पाग्यानल, अपने इस दर्द पर थोड़ा काबू रखिए। मेजर ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा, नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। ये तो गधे से भी गया गुजरा है, और वो भी पढ़ा लिखा गधा नहीं। खाना खत्म होने के बाद हैरी ग्रांट ने अपनी उस कुटिया का सारा सामान करीने से अपनी जगह पर सेट कर दिया। वो अपने साथ कुछ नहीं ले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई गुनाहगार ही इस भले इंसान की छोड़ी हुई दौलत का वारिस बने। सब लोग वापस जहाज पर लौट आए। ग्लेनावना का इरादा उसी दिन रवाना होने का था, इसलिए उन्होंने क्वार्टर मास्टर को नीचे उतारने के ऑर्डर्स दे दिए। आयरटन को उठाकर डेक पर लाया गया और वह कैप्टन हैरी ग्रांट के आमने सामने खड़ा था। आयरटन ने जरा भी हैरानी न दिखाते हुए कहा, यह मैं हूं, आयरटन। अरे, तो आप हैं, कैप्टन। चलिए, आपको अच्छी सेहत में देखकर मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कैप्टन ग्रांट ने कहा। ऐसा लगता है, आयरटन, कि मैंने तुम्हें किसी आबाद जमीन पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। लगता तो ऐसा ही है, कैप्टन। अब तुम इस सुनसान द्वीप पर मेरी जगह लोगे। भगवान से दुआ करो कि वह तुम्हारे दिल में पछतावा और नेकी जगाए। आयरटन ने बहुत शांत आवाज में कहा, आमीन। ऐसा ही हो। इसके बाद ग्लेनावना ने क्वार्टर मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, आयरटन, तुम अभी भी अपनी इसी जिद पर कायम हो कि तुम्हें इसी वीरान जगह पर छोड़ दिया जाए? हाँ, माय लॉर्ड। क्या तुम्हें ये टाबोर द्वीप रास आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। अब मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनो, आयरटन। यहां तुम दुनिया की हर आबादी से कोसों दूर होगे और अपनों से किसी भी तरह का कांटेक्ट नामुमकिन होगा। चमत्कार रोज रोज नहीं होते, और जिस टापू पर डंकन तुम्हें छोड़ रहा है, वहां से भागने का तुम्हारा कोई सीन नहीं बनेगा। तुम यहां अकेले होगे, उस खुदा की नजर के सामने जो दिलों के अंदर झांक लेता है, लेकिन तुम न तो भुलाए जाओगे और न ही कैप्टन ग्रांट की तरह इग्नोर किए रहोगे। भले ही तुम इंसानों की हमदर्दी के काबिल न बचे हो, लेकिन इंसान तुम्हें भूलेंगे नहीं। मुझे पता है तुम कहाँ हो, आयरटन। मुझे पता है तुम्हें कैसे ढूंढना है, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। आयरटन ने बड़े सीधेपन से जवाब दिया, भगवान आपकी इज्जत सलामत रखे। ग्लेनावना और क्वार्टर मास्टर के बीच बस यही आखिरी बातें हुई। बोट तैयार थी। आयरटन चुपचाप उसमें उतर गया। जॉन मैंगल्स ने पहले ही उस द्वीप पर डिब्बाबंद खाने के कुछ बक्से, औजार, हथियार और गोला बारूद भिजवा दिया था। यानी क्वार्टर मास्टर के पास मेहनत करके खुद को सुधारने का पूरा मौका था। उसे किसी चीज की कमी नहीं खलने वाली थी, यहां तक कि किताबें भी थी, और उनमें वो बाइबल भी थी जो अंग्रेजों के दिल के बहुत करीब होती है। अब जुदा होने का वह भारी पल आ चुका था। क्रू के मेंबर्स और पैसेंजर डेक पर चुपचाप खड़े थे। कितनों का ही गला भर आया था। मैरी ग्रांट और लेडी हेलेना अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे थे। युवती ने अपने पति से पूछा, क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है? क्या सच में इस बदनसीब इंसान को यहीं छोड़ना ही होगा? लॉर्ड ग्लेनावना ने भारी मन से कहा, हाँ हेलेना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह इसकी सजा का भुगतान है। उसी वक्त जॉन मैंगल्स के इशारे पर बोट आगे बढ़ी। आयरटन अपनी जगह पर सीधा और बेपरवाह खड़ा रहा। उसने अपनी कैप उतारी और सम्मान से सिर झुकाया। ग्लेनावना ने अपनी कैप हटाई और उनके साथ पूरा क्रू भी ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी ऐसे शख्स को विदाई दे रहा हो जो दुनिया से जा रहा हो, और वो बोट बिल्कुल सन्नाटे के बीच दूर निकल गई। किनारे पर पहुंचते ही आयरटन ने रेत पर छलांग लगाई और बोट वापस जहाज की तरफ लौट आई। शाम के 4 बज चुके थे और डेक पर खड़े पैसेंजर्स ने देखा कि क्वार्टर मास्टर अपने हाथ बांधे किसी मूर्ति की तरह चट्टान पर चुपचाप खड़ा जहाज को जाते हुए देख रहा था। जॉन मैंगल्स ने पूछा, क्या हम चलें, माय लॉर्ड? ग्लेनावना ने थोड़ा संभल कर लेकिन जोश से कहा, हाँ जॉन, बिल्कुल। जॉन ने इंजीनियर से चिल्लाकर कहा, गो अहेड। पाइपों में स्टीम की सीटी गूंजी, प्रोपेलर ने समंदर के पानी को काटा, और रात के 8 बजते बजते टाबोर द्वीप की आखिरी चोटियां भी रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में हैरी ग्रांट आखिरकार अपने बच्चों मैरी और रॉबर्ट से मिल जाते हैं और उनके रेस्क्यू का पूरा ड्रामा और इमोशनल सफर अपने अंजाम तक पहुंचता है। पाग्यानल को पता चलता है कि उन्होंने टाबोर द्वीप के नाम को समझने में जो गलती की थी वो कितनी भारी पड़ी, जिस पर मेजर उन्हें मजेदार ताने भी मारते हैं। इसके बाद जहाज पर विलेन से प्रायश्चित करने वाले आयरटन को उसी टाबोर द्वीप पर उसकी इच्छा के अनुसार अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपने गुनाहों की सजा भुगत सके और खुद को सुधार सके। अंत में डंकन जहाज स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो जाता है। वॉट रियली हैपेंड, यहाँ जेक्स पाग्यानल की इंटेलेक्चुअल ईगो का पूरी तरह दीवाला निकल जाता है।
उन्होंने जिस एबोर अबो शब्द को फ्रेंच ग्रामर के हिसाब से वब समझने की गलती की थी, वो असल में उस द्वीप का असली नाम टाबोर निकला, जिसे इंग्लिश मैप्स में मारिया थेरेसा कहा जाता है। जूल वर्न ने यहाँ जोग्राफर्स की उस ओवर स्मार्टनेस पर हल्का सा तंज कसा है जहाँ इंसान किताबी ज्ञान में इतना खो जाता है कि आंखों के सामने मौजूद प्रैक्टिकल और छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देता है। साथ ही आयरटन का चैप्टर एक रिडेम्पशन आर्क की तरह खत्म होता है, जहां उसे बिना किसी नफरत के, बस न्याय के तहत उसकी अपनी मर्जी से एक नई शुरुआत या एकांतवास का मौका दिया जाता है। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन इस नोवेल में कोई सुपरनैचुरल मैजिक या पावर सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी, नेविगेशन की समझ और कर्म का सिद्धांत ही सबसे बड़ा पावर सिस्टम है। भाषा की सटीकता, ज्योग्राफिकल मैप्स की नॉलेज और शब्दों के हिडन मीनिंग्स को क्रैक करना ही इस कहानी के कैरेक्टर्स के लिए किसी जादुई मंत्र से कम नहीं था। लॉ कनेक्शंस ये चैप्टर जूल वर्न के क्लासिक मास्टरपीस इन सर्च ऑफ द कास्टवेज कैप्टन ग्रांट के बच्चे के क्लाइमैक्स को मार्क करता है। इसमें पिछली कड़ियां, जैसे बॉटल में मिले उस फटे पुराने खत का डिकोड होना, आयरटन का पास्ट जो आगे चलकर द मिस्टीरियस आइलैंड में एक बहुत बड़ा और हीरोइक किरदार बनने वाला है, और डंकन का पूरा मिशन, सब आपस में जुड़कर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। टाबोर द्वीप वही जगह है जहां आगे चलकर कैप्टन नेमो और साइंटिस्ट्स की एंट्री होगी, जो इस वन यूनिवर्स की दूसरी कहानियों से सीधा कनेक्ट करता है। चैप्टर एंड। चैप्टर्स 22 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 22 जैक स्पागन्यूल की आखिरी डिस्ट्रैक्शन डंकन आइलैंड छोड़ने के 11 दिन बाद यानी 18 मार्च को अमरीकी कोस्ट पर पहुंच गया और अगले ही दिन उसने तालकाहुआनो की खाड़ी में लंगर डाल दिया। वो 5 महीने के एक लंबे सफर के बाद वापस लौटा था, जिसके दौरान उसने 37वें पैरेलल की लाइन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया था। ट्रेवलर्स क्लब के इतिहास में इस यादगार और बेमिसाल एक्सपीडिशन के पैसेंजर्स ने चिली, पैम्पा, अर्जेंटीना रिपब्लिक, अटलांटिक, अकुन्हा आइलैंड्स, इंडियन ओशन, एम्स्टर्डम आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टबोर आइलैंड और पैसिफिक को क्रॉस किया था। उनकी मेहनत बिल्कुल भी जाया नहीं गई थी और वे ब्रिटानिया के बचे हुए लोगों को सही सलामत वापस अपने वतन ला रहे थे। अपने लाड की आवाज पर घर से निकलने वाले स्कॉटलैंड के उन बहादुर बेटों में से एक भी बंदा कम नहीं था। सब के सब अपनी पुरानी स्कॉटलैंड की धरती पर लौट रहे थे और यह एक्सपीडिशन पुरानी हिस्ट्री की उस बिना आंसुओं वाली जंग की याद दिला रहा था। डंकन की रसद और सप्लाई पूरी होने के बाद उसने पैटागोनिया के कोस्ट का चक्कर काटा, केप हॉर्न को पार किया और अटलांटिक ओशन में अपनी स्पीड बढ़ा दी। इससे शांत और बिना किसी झंझट वाला सफर शायद ही कभी हुआ हो। उस याट का पेट खुशी और सुकून के सामान से भरा हुआ था। अब बोर्ड पर कोई सीक्रेट नहीं बचा था, यहां तक कि जॉन मैंगल्स और मैरी ग्रांट के रिश्ते भी साफ हो चुके थे। पर हां, एक छोटा सा मिस्ट्री अभी भी मेजर मैकनेप्स को परेशान कर रहा था। आखिर क्यों पागन्यूल हमेशा अपने कपड़ों में पूरी तरह जकड़े रहते थे और कान तक मफलर लपेटे रहते थे? मेजर साहब की जान जा रही थी यह जानने के लिए कि इस अजीब सी हरकत के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन भाई, सच बात तो यह है कि मैकनेप्स के बार बार पूछने, ताने मारने और शक करने के बावजूद पागन्यूल ने अपना मुंह नहीं खोला। जी नहीं, तब भी नहीं जब डंकन ने इक्वेटर क्रॉस किया और डेक के जोड़ 50 डिग्री की गर्मी में पिघलने लगे थे। मेजर साहब उस जियोफिसर को एक भारी भरकम कोट में ऐसे लिपटा हुआ देखकर बोले, ये बंदा इतना बड़ा वाला डिस्ट्रैक्टेड है कि इसे लगता है ये सेंट पीटर्सबर्ग में खड़ा है, जैसे थर्मामीटर में पारा जम गया हो। आखिरकार 9 मई को तालकाहुआनो छोड़ने के 52 दिन बाद जॉन मैंगल्स ने केप क्लियर की लाइटें देख ली। याट ने सेंट जॉर्ज चैनल में एंट्री ली, आयरिश सी को क्रॉस किया और 10 मई को वो क्लाइडर की खाड़ी में आ गई। 11 बजे उसने डम्बटन में लंगर डाला। दोपहर के 2 बजे उसके पैसेंजर्स मैल्कम कैसल में हाईलैंडर्स के जोरों शोरों वाले हुर्र के बीच अंदर दाखिल हुए। तो ये बात पहले से ही तय थी कि हैरी ग्रांट और उनके दोनों साथी बच जाएंगे कि जॉन मैंगल्स सेंट मुंगो के पुराने कैथेड्रल में मैरी ग्रांट से शादी करेंगे, जहां रेवरेंड मॉर्टन ने 9 महीने पहले उनके पिता की सलामती के लिए दुआ मांगी थी और फिर उनके बच्चों और उनके मसीहा की शादी की दुआ पड़ी। ये भी तय था कि रॉबर्ट अपने पापा हैरी ग्रांट और कैप्टन जॉन मैंगल्स की तरह एक शानदार सेलर बनेगा और लॉर्ड ग्लेनर्वन के साय में कैप्टन के उन बड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करेगा। पर क्या यह भी किस्मत में लिखा था कि जैक स्पागन्यूल कुंवारे ही मरेंगे? शायद नहीं। सच कहूं तो हमारे उस जीनियस जियोफिसर अपने इन हीरो वाले कारनामों के बाद पॉपुलैरिटी से बच नहीं सकते थे। उनकी भुलक्कड़ हरकतों ने स्कॉटलैंड की हाई सोसाइटी में तहलका मचा दिया था। लोग उन्हें अपने पास बुलाने के लिए पागल हो रहे थे और वो जितने लोगों की मेहमान नवाजी पा रहे थे, उतना तो संभालना भी मुश्किल था। और तभी 30 साल की एक भली सुथरी और प्यारी सी लड़की, जो खुद मेजर मैकनेप्स की कजिन बहन थी और थोड़ी सी सनकी भी, पर बहुत ही अच्छी और चार्मिंग थी, जियोफिसर की इन अनोखी हरकतों पर दिल हार बैठी और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस रिश्ते में 1 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी भी शामिल थी, पर शालीनता के नाते किसी ने उसका जिक्र नहीं किया।
पागन्यूल मिस अरेबेला की भावनाओं से अनजान नहीं थे, फिर भी वे हाँ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब मैदान में उतरे मेजर साहब, जिन्होंने इन दोनों दिलों को मिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने पागन्यूल से यहां तक कह दिया कि यह शादी उनकी जिंदगी की आखिरी डिस्ट्रैक्शन होगी जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब पागन्यूल की हालत खराब, अपनी अजीबोगरीब आदत के मारे वो उस आखिरी वर्ड को मुंह से निकाल ही नहीं पा रहे थे। मैकनेब्स बार बार उनसे पूछते, क्या तुम्हें मिस अरेबेला पसंद नहीं है? पागन्यूल चिल्लाकर कहते, अरे मेजर, वो बहुत प्यारी हैं, भाई साहब, हद से ज्यादा प्यारी हैं, और सच बताऊं तो मेरी तो इच्छा है कि वो थोड़ी कम प्यारी होती। काश उनमें कोई तो एक कमी होती। मेजर ने कहा, अरे टेंशन मत लो, उनमें कमियां हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारी हैं। दुनिया की सबसे परफेक्ट औरत के पास भी कमियों का कोटा होता ही होता है। तो बताओ पागन्यूल, फाइनल डिसीजन क्या है? पागन्यूल कहते, यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे मेरे ज्ञानी दोस्त, किस बात का डर है? जियोफिसर ने हर बार की तरह रटा रटाया जवाब दिया, मैं मिस अरेबेला के लायक नहीं हूं, और वो इस बात से टस से मूस नहीं हुए। आखिरकार एक दिन जब सख्त मिजाज मेजर ने उन्हें दीवार से लगा दिया और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो पागन्यूल ने सीक्रेट रखते हुए उन्हें एक ऐसी बात बताई जो शायद पुलिस के हाथ लगने पर उनके हुलिये की पहचान कराने में काम आती। मेजर ने चौंक कर कहा, हे भगवान, सच में? पागन्यूल ने कहा, हाँ भाई, जैसी कह रहा हूं वैसा ही है। तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? आपको सचमुच ऐसा लगता है? अरे बिल्कुल, उल्टा इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी और भी हटके लगेगी। तुम्हारी इस खूबी से तुम्हारी वैल्यू और बढ़ जाएगी। अरे अरेबेला तो ऐसे ही अनोखे मर्द की तलाश में थी। और मेजर ने अपनी हंसी रोकते हुए पूरे सीरियस अंदाज में पागन्यूल को उनकी अपनी ही धड़कों के हवाले छोड़ दिया। इसके बाद मैकनेब्स और मिस अरेबेला के बीच एक छोटी सी सीक्रेट मीटिंग हुई। 15 दिन बाद मैल्कम कैसल के चैपल में एक शानदार शादी धूमधाम से हुई। पागन्यूल एकदम टकाटक लग रहे थे, लेकिन गले तक पूरे बंद कोट में, और मिस अरेबेला भी गॉर्जियस दिख रही थी। और जियोफिसर का वो राज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन रहता, अगर मेजर ने इसे ग्लेनर्वन को न बताया होता, जिन्होंने लेडी हेलेना से यह बात शेयर की, और उन्होंने बातों बातों में मिस्ट्रेस मैंगल्स को बता दिया। कुल मिलाकर बात घूमते घूमते मिस्ट्रेस ओल्बिनेट के कानों तक पहुंच गई, और फिर यह बड़ा सा बम फूट पड़ा। जैक्स पागन्यूल को न्यूजीलैंड में मौरी लोगों की 3 दिन की कैद के दौरान टैटू कर दिया गया था, और वो भी पैर से लेकर कंधे तक पूरे शरीर पर। उनकी छाती पर न्यूजीलैंड के एक खास पक्षी कीवी का टैटू बना हुआ था, जिसके पंख फैले हुए थे और वो सीधे उनके दिल पर वार कर रहा था। पूरी दुनिया के इस सफर में पागन्यूल के साथ हुई यह इकलौती ऐसी घटना थी जिससे वो कभी उबर नहीं पाए, और न्यूजीलैंड को उन्होंने इसके लिए कभी माफ नहीं किया। यही वो वजह थी कि बहुत कहने सुनने और चाहने के बावजूद वो कभी फ्रांस वापस नहीं लौटे। उन्हें डर था कि कहीं फ्रेंच ज्योग्राफी सोसाइटी अपने इस टैटू वाले नए सेक्रेटरी को देखकर अखबारों और मैगजीन के कार्टूनिस्टों का मजाक का निशाना न बन जाए। स्कॉटलैंड में कैप्टन की वापसी का स्वागत एक नेशनल फेस्टिवल की तरह हुआ, और हैरी ग्रांट पुरानी कैडनिया के सबसे चहेते और पॉपुलर हीरो बन गए। उनका बेटा रॉबर्ट भी अपने पिता और कैप्टन जॉन की तरह एक नौसैनिक बन चुका है, और लॉर्ड ग्लेनर्वन के आशीर्वाद से उसने पैसिफिक ओशन में एक स्कॉटिश कॉलोनी बसाने के उस बड़े सपने पर फिर से काम शुरू कर दिया है। स्टोरी और लॉ ब्रेकडाउन एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में डंकन यार्ड का सफर सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। सभी पैसेंजर, जिनमें हैरी ग्रांट और उनके बच्चे शामिल हैं, सुरक्षित स्कॉटलैंड लौट आते हैं। जॉन मैंगल्स और मैरी की शादी हो जाती है, और अंत में जैक्स पागन्यूल की एक मजेदार मजबूरी सामने आती है कि न्यूजीलैंड के मौरी आदिवासियों ने उन्हें जबरन टैटू कर दिया था, जिस वजह से वो शर्म के मारे फ्रांस नहीं लौटते और स्कॉटलैंड में ही मेजर के कजिन से शादी कर लेते हैं। वॉट रियली हैपेंड, यहाँ जूल वर्ने ने ह्यूमर का तड़का लगाया है। पागन्यूल का हमेशा कोट और मफलर में लिपटे रहने का रहस्य आखिर में उनके शरीर पर बने उस अजीब टैटू से जुड़ता है, जिसे वो अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। ये चैप्टर इस शानदार एडवेंचर का एक हैप्पी और कॉमिकल एंड लेकर आता है, जहां हर कोई अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। पावर सिस्टम एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर में कोई ट्रेडिशनल मैजिक या फैंटेसी पावर सिस्टम नहीं है। यहां असली पावर उन इंसानी जज्बातों, वफादारी और एडवेंचरस स्पिरिट की है, जिसने इन कैरेक्टर्स को दुनिया के दूसरे छोर से लड़ते हुए वापस अपने घर तक पहुंचाया। लॉ कनेक्शंस। ये चैप्टर पूरी द चिल्ड्रन ऑफ कैप्टन ग्रांट इन सर्च ऑफ द कास्टवेज की कहानी का ग्रैंड फिनाले है। इसमें पिछले सभी देशों, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक के सफर की घटनाओं और कैरेक्टर्स के फ्यूचर, जैसे रॉबर्ट का सेलर बनना और नई कॉलोनी बसाना, को एक खूबसूरत अंजाम दिया गया है। चैप्टर एंड।